जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। एज प्रॉमिस हम आपके लिए डू यू नो करंट अफेयर सीरीज़ का वीडियो करंट अफेयर अप्रैल 2020 लेकर आए हैं, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 80 MCQs विद एक्सप्लेनेशंस हैं और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा सटीक मंथली करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगा। इसे क्रिएट किया है मेगा सिंह राठौड़ ने। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि लीजेंडरी फुटबॉल प्लेयर चुन्नी गोस्वामी का अभी निधन हो गया अप्रैल 30, 2020 को। उन्होंने भारत के जो फुटबॉल टीम थी उसका कैप्टन वो थे और एक बार उन्होंने किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में भारत को विक्ट्री दिलाई थी। हमारे पास ऑप्शन ए है 1962 कॉमनवेल्थ गेम्स, बी है 1978 एशियन गेम्स, सी है 1974 एशियन गेम्स और डी है 1962 एशियन गेम्स। सही आंसर आप बताइए क्या होगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ। सही आंसर होगा डी 1962 एशियन गेम्स। तो ये जो चुन्नी गोस्वामी साहब थे, उन्होंने 1962 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें हमारी फुटबॉल टीम का, इंडिया की फुटबॉल टीम का कैप्टनशिप किया था और वो कैप्टन थे और उस समय इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। 30 अप्रैल 2020 को उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। किसका अपॉइंटमेंट इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हुआ है यूनाइटेड नेशन के लिए। हमारे पास ऑप्शन ए है दीपक मित्तल, बी है पीयूष श्रीवास्तव, सी है टी.एस. त्रिमूर्ति और डी है जयदीप मजुमदार। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, टी.एस. त्रिमूर्ति। अभी तक आप जानिए कि अभी फ़िलहाल में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन जो हैं, या फिर परमानेंट इनवॉय जिसको बोलते हैं, परमानेंट एम्बेसडर टू द यूएन जो हैं, वो सैयद अकबरुद्दीन साहब हैं। वो तुरंत ही रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पे टी.एस. त्रिमूर्ति साहब को अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन के लिए। और ये जो घटना है ये अप्रैल 29, 2020 को हुई है। उनको अपॉइंट किया गया है। त्रिमूर्ति साहब जो हैं वो 1985 के बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे थर्ड। विच अमंग द फॉलोइंग नेशन हैज बैंड हिजबुल्ला एंड डेजिग्नेट इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नीचे दिए गए में से कौन से देश ने हिजबुल्ला को बैन कर दिया है और उसको एक आतंकवादी संगठन बताया है। हमारे पास ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है डेनमार्क, सी है स्विट्जरलैंड और डी है जर्मनी। इससे पहले कि मैं आपको ऑप्शन बताऊं, आप जानिए कि हिजबुल्ला है क्या। हिजबुल्ला जो है वो लेबनान की एक सिया पार्टी है और एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो खासकर एक वार प्रॉक्सी का काम करता है। और इसके फेवर में जो कंट्रीज़ हैं वो आप जानिए कौन कौन सी हैं। ईरान, ऑफ कोर्स सीरिया, रशिया और लेबनान, ये हो गए हमारे फेवर में। अब हम जानेंगे कि इसके अगेंस्ट में कौन सी कंट्रीज़ हैं। एक तो हो गया यूएस। आप जानते हैं यूएस और ईरान में अभी अभी कुछ दिनों पहले बहुत बुरा स्टैंड ऑफ चला था। फिलहाल उसके बाद से है इज़राइल, सेकंड है, थर्ड है सऊदी अरेबिया, उसके बाद से फ्रांस, उसके बाद से जर्मनी। तो इस तरह आप देखेंगे कि उसके फेवर में बहुत सारी हैं और अगेंस्ट में भी बहुत सारी हैं। उसके अलावा नाटो भी उसके अगेंस्ट में है। तो इस तरह से हिजबुल्ला को अभी अभी एक कंट्री ने बैन कर दिया है और उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन बैन कर सकता है, जो अगेंस्ट में होगा। हिजबुल्ला को क्यों बैन करेगा, क्योंकि हिजबुल्ला जो है वो चाहे ईरान के, सीरिया के, रशिया के, लेबनान के, इन सब के प्रॉक्सी की तरह काम करता है किसी दूसरे देश में। वहाँ पे वो रहता है और वहाँ पे इन देशों के लिए वो लड़ाई लड़ता है। तो मतलब जहाँ पे रशिया और यूएस आमने सामने नहीं हो सकते, वहाँ पे लेबनान का ये जो हिजबुल्ला, और हो सकता है यूएस को कोई सपोर्ट करने वाली दूसरी हो, वो भी आतंकवादी संगठन ही हो, तो ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं और इस तरह के वार को हम प्रॉक्सी वार कहते हैं। तो सही आंसर होगा कि अभी अभी जर्मनी ने हिजबुल्ला को बैन कर दिया है और उसको कहा है कि वो एक आतंकवादी संगठन है। और ये जो बैन किया गया है वो अप्रैल 30, 2020 को किया है। नेक्स्ट हम जानेंगे फोर्थ। विच नेशन इज लुकिंग टू मेक ट्रैवल एग्जाम्पशंस फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम्स
टूर लेटर दिस ईयर। कौन सा देश अपने देश में इंडियन क्रिकेट टीम को बुला रहा है और उसके लिए जो भी वहाँ पे पहुँचने का खर्चा है इंडियन टीम का, वो भी वो खुद ही उठाएगा। हमारे पास ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, बी है न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है इंग्लैंड। सही आंसर जानिए यहाँ पे सी ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में बहुत अच्छा गेम रहा है काफ़ी सालों से, आप कह सकते हैं काफ़ी दशकों से। अभी अभी इस कोविड-19 की वजह से आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ से लगभग 80% एम्प्लॉयज़ को हटा दिया गया है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ह्यूज फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा था और वहाँ पे अगर गेम्स हुए तो काफ़ी अच्छे पैसे आएंगे। इसलिए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसने इंडियन टीम को टूर पे और वो भी ट्रेवल एग्जामिशन दे करके बुलाया है कि आप यहाँ पे आइए और क्रिकेट खेलिए। यहाँ पे देखिए डाउन अंडर लिखा है, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज लुकिंग टू मेक ट्रेवल एग्जामिशन फॉर द इंडियन टीम्स टूर डाउन अंडर। डाउन अंडर हम ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं, आप जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का एक नाम है डाउन अंडर भी। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ग्रीड 2020 रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन 2019। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खासकर बात हो रही है कि कितने इंडियन पीपल जो हैं, हाउ मेनी इंडियन पीपल्स वर डिस्प्लेस्ड इन 2019। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है कि ग्रीड 2020 रिपोर्ट के अनुसार से कितने इंडियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है 20 लाख, बी है 5 मिलियन या 50 लाख, सी है 30 लाख और डी है 40 लाख। आप जानिए कि इंडिया में जो ये खासकर मैंने यहाँ पे बात की है ग्रीड 2020 रिपोर्ट। ये ग्रीड पहले जान लीजिए ग्रीड क्या है। एक है उसका नाम है IDMC, इसको हम कहते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ये जो एक्चुअली ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल जो है उसका ही एक हिस्सा है। तो IDMC ने कहा है कि जो ग्रीड रिपोर्ट यही देता है और इसने कहा कि इंडिया में 50 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। देखिए आप विश्वास कीजिए 50 लाख की बात ये कहता है। और ये कहाँ के लोग डिस्प्लेस हुए हैं? भारत में लगभग सोशल एंड इकोनॉमिकल जो वल्नरेबिलिटी है या फिर जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ये सारी रीजन है इंडिया में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के। मतलब एक राज्य से लोग दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं। आप देखिए अभी कोविड-19 के केस में कई जगह पे, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, दूसरी जगहों पे, वेस्ट बंगाल में, मुंबई में, बिहार के, राजस्थान के या कई जगहों के लेबर जो हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं। इवन कईयों ने वहाँ से पैदल ही चल दिया था अपनी जगह पे आने के लिए। तो ये बिल्कुल ही भयावह स्थिति थी इस कोविड-19 के स्प्रेड में और कई सारे केसेस इससे भी हैं। नो डाउट जमातियों से एक बहुत बड़ा है, मतलब 1/3 वाला हिस्सा है, लेकिन इन जो हमारे खासकर मजदूर हैं, जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाले लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस कोविड-19 के स्प्रेड में। अब यहाँ तक अगर हमने आपको बता दिया तो आप जान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है वो लगभग वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो खासकर इंटरनल जो आपस के झगड़े हैं उसकी वजह से है। वैसे आप देखिए कि बिहार के लोग भी काफ़ी जगह पे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी जाते हैं, राजस्थान के लोग भी जाते हैं और ये सभी लोग इंटरनली माइग्रेट करते हैं। अब ये इंटरनल माइग्रेशन सिर्फ जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही नहीं होता। हो सकता है कि वो लोग अपने गांव छोड़ के अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जाते हों या एक डिस्ट्रिक्ट से छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हों। किस लिए? एक रोजगार की तलाश में, एक अपने जो ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको सुधारने की तलाश में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसका कोई बड़ा पॉलिटिकल सोल्यूशन हो। अभी बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है जो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे सकती है, इनफैक्ट दे भी रही है। और खासकर जो काम है वो मानव और विकास के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इसी तरह से ये जो ग्रीड की 2020 की रिपोर्ट है कि 50 लाख लोग इंडिया में जो हैं इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाते हैं या फिर झगड़े से की वजह से जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है।
हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच स्टेट हैज इम्पोज्ड ए कोविड-19 सेस ऑन डीजल एंड पेट्रोल। यहाँ पे बात हो रही है कि किस स्टेट ने कोविड-19 के ऊपर, जो कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 ने कोरोना वायरस डिजीज और 19 जो अभी जो फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से इंडिया के एक स्टेट ने खासकर जो है डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक अलग से सेस लगा दिया है। आप जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल पे जो है वो जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए हर एक स्टेट में इसके दाम बदल जाते हैं। क्यों दाम बदलते हैं? बिल्कुल ही ये इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, इसको जीएसटी से बाहर रखने में राज्य सरकारों का भी उतना ही हाथ है। सभी लोग इन सब चीज़ों पे, जैसे मान लीजिए कि एक्साइज वाला ये हिसाब किताब हो गया, जो भी लीकर वगैरह हो गए, या फिर पेट्रोलियम ये हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब चीज़ों पे जितना मन करे उतनी सेंटर भी और स्टेट भी ये लोग सेस लगाते हैं। अब ये सेस की मैं बात कह रहा हूँ, ये सेस है क्या? और यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि किसी स्टेट ने सेस लगाया है अलग से, जो भी प्राइस होके आएगा उस पर और ज़्यादा सेस लगा देगा। जानिए कि सेस का मतलब, एक्चुअली सेस जो है वो गलती से लिख गया था, ये एक्चुअली एसेस होता है। एसेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ये किसी कभी सेंसस हुआ था, उसमें एक बार गलती लिख गया था, तब से लेकर के आज तक ये गलती ही गलती ये चला आ रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी लोकली जो गवर्नमेंट होती है वो किसी चीज़ के लिए टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगाती है। तो वो कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने ऐसा काम किया है कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर अलग से टैक्सेस लगा दिए हैं, सेस लगा दिए हैं? हमारे पास ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है नागालैंड, सी है महाराष्ट्र और डी है मेघालय। आप जानिए सही आंसर है हमारा बी, नागालैंड। नागालैंड की गवर्नमेंट ने कोविड-19 सेस लगाया है डीजल और पेट्रोल के ऊपर, जो भी प्राइजेस दूसरी जगहों पे हैं, और इस तरह का टैक्स लगाने वाला ये पहला इंडियन स्टेट है। और उसने जो भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पहले थी या जो भी डेली चेंज होती हैं, उसमें 5 रुपीज़ जो होगा वो एक्स्ट्रा लगेगा पर लीटर कोविड-19 सेस। और इसमें जो है 5 लीटर डीजल पे और 5 रुपीज़ पर लीटर डीजल पे है, और 6 रुपीज़ पर लीटर जो है पेट्रोल के ऊपर या लिक्विड फ्यूल के ऊपर ये सेस लगेगा, ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यूएस एड हैज अनाउंस्ड हाउ मच एडिशनल ग्रांट टू इंडिया टू बैटल द कोविड-19 पैंडेमिक। यूएस एड ने कितने ज़्यादा पैसे इंडिया को देने के लिए अनाउंस किया है, और ये पैसे किस लिए आएंगे? कोविड-19 जो अभी कोरोना वायरस डिजीज़ 19 पैंडेमिक जो महामारी फैली है, उससे लड़ने के लिए यूएस की एक एजेंसी है, यूएस एड नाम का है इसका, उसने कितने पैसे इंडिया को देने के लिए बोला है? हमारे पास ऑप्शन ए है $3 मिलियन, और बी है $2 मिलियन, सी है $2.5 मिलियन, मतलब लगभग 25 लाख रुपए, पहले है 20 लाख रुपए, और ए है 30 लाख रुपए, नहीं डॉलर, ये सारे डॉलर्स ही हैं। डी है 3.5, मतलब कि 35 लाख डॉलर। तो आप जानिए कि ये यूएस एड है क्या? देख सकते हैं आप, ये यूएस एड का लोगो है। यूएस एड का मतलब ही हुआ यूनाइटेड स्टेट एजेंसी, और ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए ये एड देती है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। खासकर क्या होता है कि जितने भी मित्र हैं यूएस के, उनको, और वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से या फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, तो वहाँ पे यूएस के लिए अगर वो फ़ायदा वो पर्टिकुलर कंट्री देती है अपने हिसाब से, तो उसको यूएस एड मिलता है। तो इसलिए कोविड-19 जैसे बीमारी से लड़ने के लिए इंडिया को यूएस ने कहा है कि हम तुम्हें एडिशनल ग्रांट देंगे, और ये बात उसने अप्रैल 6, 2020 को कही थी। और ये पैसे कितने आएंगे? हमारे लगभग $2.9 मिलियन है, मतलब सही आंसर हमारा ए होगा, लगभग $3 मिलियन, यानी कि 30 लाख डॉलर। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर इरफान खान पास्ड अवे ऑन अप्रैल 29, 2020। आप सभी जानते हैं बहुत ही मशहूर बॉलीवुड के एक एक्टर थे इरफान खान, उनकी डेथ हो गई
अप्रैल 29, 2020 को। द बॉलीवुड एक्टर वॉज अ पार्ट ऑफ विच अमॉन्ग द पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म्स। तो अब नीचे दिए गए कुछ फिल्म हैं, ये हॉलीवुड की फिल्में हैं। अब ये इरफान खान साहब ने किस मूवी में काम किया है? हमारे पास ऑप्शन ए है जुरासिक वर्ल्ड, बी है एवेंजर्स, सी है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, डी है मैट्रिक्स। सही ऑप्शन यहाँ पे है ए जुरासिक वर्ल्ड। इसके अलावा उन्होंने और कई सारी मूवीज़ में काम किया है जो हॉलीवुड की हैं। माइटी हार्ट में किया है, अमेजिंग स्पाइडरमैन में किया है उन्होंने काम, जुरासिक वर्ल्ड तो आपने जान लिया, लाइफ ऑफ पाई इनकी बहुत ही अच्छी मूवी थी, उसमें काम इन्होंने किया है, इन्फर्नो में काम किया है। और ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे और काफ़ी जाने माने थे इरफान खान। और कोलोन कैंसर की वजह से कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अप्रैल 29, 2020 को इनका डेथ हो गया। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। The BRICS nation have agreed to allocate how much amount to the new development bank। अब जो ब्रिक्स नेशन है उन्होंने कहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए कुछ पैसे रख दिए जाएं। ये पैसे खासकर किस लिए यूज़ होंगे? ये पैसे यूजुअली जो भी इसके मित्र मतलब ब्रिक्स के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस होगी उसके लिए ये लोन दिए जाएंगे। तो कितने पैसे हैं? हमारे पास ऑप्शन ए है $15 बिलियन, बी है $20 बिलियन, सी है $10 बिलियन और डी है $25 बिलियन। तो मैं आपको बताऊं सही आंसर है यहाँ पे ए, $15 बिलियन। ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं ये एलोकेट करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक को, ताकि कोविड-19 की वजह से जो भी इमरजेंसीज आएंगी उसमें लोन दिया जाएगा कंट्रीज़ को, ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए और इस लोन से वो काम कर सकें। आप जानिए कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश हैं। ये पूरा जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स एक एक्रोनिम्स ही है। बी फॉर हो गया आपका ब्राज़ील, आर फॉर हो गया रशिया, आई फॉर हो गया इंडिया और सी फॉर हो गया चाइना और एस फॉर हो गया साउथ अफ्रीका। पहले इसमें सिर्फ 5 ही थे, एस जो है बाद में जुटा है, साउथ अफ्रीका बाद में जुटा है। ये जानिए कि 2009 में ये फॉर्म हुई थी ब्रिक्स, राइट। 2009 में फॉर्म हुई और इसमें जो भी ये आपने जाना है कि ब्रिक्स में BRICS जो हैं 5, ये पहले जो है ग्रुप ऑफ 20 के सभी अभी भी सदस्य हैं। अब इसकी जो खास बात है कि लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है 11th ब्रिक्स समिट ब्राज़ील की, वो लगभग 13 से 14 नवंबर 19 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? और तो ये हुई थी ब्राज़ील में। ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? यह एक इकोनॉमिक, मैं ई लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल, रीजनल, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर ही एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें ये सभी कंट्रीज़ आप जान लिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर के इसमें पैसे डालेंगी और ये पैसे जो होंगे कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी उससे लोन दिया जाएगा इन्हीं कंट्रीज़ को। नेक्स्ट हम जानेंगे 10th। विच नेशन होस्टेड द 11th सेशन ऑफ पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। किस नेशन ने, किस राष्ट्र ने 11th सेशन ऑफ पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को होस्ट किया था? हमारे पास ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है जर्मनी और डी है इंडिया। आप जानिए कि जो 11th सेशन ऑफ पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की बात हो रही है ये अप्रैल 28, 20 को हो गया। आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में पैंडमिक फैला हुआ है, कोविड-19 फैला हुआ है, इसकी वजह से लोग कहीं गए नहीं, अपने अपने ही जगह पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये हो गया। कितने लोगों ने भाग लिया इसमें? टोटल मिला के 30 कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स ने भाग लिया, राइट, अप्रैल 28। और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ भी थे। इसको होस्ट किसने किया? खासकर इसको होस्ट किया है हमारे, सी ऑप्शन सही है, जर्मनी ने होस्ट किया है, प्लस इसको साथ ही यूके जो है ये को चेयर कर रहा था। और इसमें हमारे कौन लोग हमारे यहाँ से शामिल हुए थे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
क्योंकि जो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है इसमें क्लाइमेट है। ऑफ कोर्स इंडिया में जो भी इससे रेलिवेंट होगा वही जाएगा। तो हमारे यहाँ यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, राकेश जावड़ेकर, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से वहाँ के लोगों से ये पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग पूरा किया। नेक्स्ट हम 11th नंबर क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। बिल्कुल ही पहले ही मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। 11th सीजन ऑफ पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में इंडिया के जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट के, फॉरेस्ट के और क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 हम देंगे, विच नेशन हैज लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब कोई एक पर्टिकुलर कंट्री मैन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को होस्ट करने वाली थी, लेकिन उसको यह अधिकार छीन गया। कौन सी कंट्री है? हमारे पास ऑप्शन ए है चाइना, बी है इंडिया, सी है जापान और डी है यूनाइटेड स्टेट। अब जानिए कि ये जो मैंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है उसका नाम है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, AIBA। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, AIBA में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कैसे होगा? तो इसको फुल फॉर्म है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर। एक्चुअल में यहाँ पे एमेच्योर बॉक्सिंग होती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो यू कैनॉट पार्टिसिपेट इन दिस, आप जाकर के पैसे वाला ये लड़ाई कीजिए। लेकिन यहाँ पे ओलंपिक में भी एमेच्योर बॉक्सिंग वगैरह ही होती है, इसमें भी ये मतलब एमेच्योर बॉक्सिंग है। एमेच्योर बॉक्सिंग मतलब कि आप बस शौकिया तरीके से करते हैं, आप फुल फ्लेज प्लेयर हो, पैसे के लिए कहीं नहीं खेलते। तो इसको होस्ट कौन करने वाला था और किससे छिन गया? आप जानिए, इंडिया इसको होस्ट करने वाला था। पेमेंट इसकी जो होनी थी दिसंबर के महीने में ही ये हुई थी, और इंडिया कोविड-19 की वजह से अपनी दूसरी चीज़ों में ध्यान दे रहा था, तो इसने जल्दबाजी दिखाते हुए इंडिया से इस चीज़ को छीन लिया, और अब जो है उसको सर्बिया जो है वो होस्ट करेगा। नेक्स्ट हम जानेंगे 13th, विच नेशन चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे बात हो रही है ब्रिक्स की, जो फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस है, उसको किसने चेयर किया था? तो हमारे पास ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी है चाइना, सी है इंडिया और डी है रशिया। अब जानिए कि ये जो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं, उसके साथ जो भी सेंट्रल बैंक्स है उसके भी चेयरमैन। तो हमारे यहाँ पे RBI है, RBI के चेयरमैन, राइट। तो ये और इस तरह से ब्रिक्स के जो भी फॉरेन मिनिस्टर थे वो सारे लोग यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही ये करने वाले थे। तो इसमें किसने ये किया था, किसने चेयर किया था? तो हमारे पास ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी है चाइना, सी है इंडिया और डी है रशिया। आप जानिए कि इसको रशिया ने चेयरमैन, मतलब जो चेयरमैनशिप थी अब की बार इसकी रशिया के पास थी, और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे सर्जी लावरोव, उन्होंने इसको चेयर किया था। खासकर इसमें जो बात हुई वो कोविड-19 क्राइसिस को लेकर के इसमें बात हुई थी, और इसकी वजह से जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस आपस के जो हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या जो ब्रिक्स के अंदर जो कंट्री आपने जाना कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, तो कोविड-19 की वजह से इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बातें इसमें डिस्कस हुई थी। चेयरमैन थे सर्जी लावरोव रशिया के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, तो स्टूडेंट बिलोंगिंग टू विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहदार। अब किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बहुत ही कम दाम की वेंटिलेटर, जब किसी की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, तो ये वेंटिलेटर रूहदार नाम से है, किसने इसको बनाया है? हमारे पास ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, बी है IIT मद्रास, सी है IIT बॉम्बे और डी है IIT कानपुर। अब जानिए कि सही आंसर है IIT बॉम्बे। लेकिन सिर्फ IIT बॉम्बे ही नहीं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा
NIT श्रीनगर है, इसने भी इसके साथ मिल करके इसको बनाया है IIT बॉम्बे प्लस NIT श्रीनगर ने। और ये रूहदार नाम है इसका, आप देख सकते हैं। ये वेंटिलेटर है, काफ़ी कम दाम का है और कश्मीर में ही बना है। खासकर आप जानिए कि इसके प्रोडक्शन का एक यूनिट का दाम सिर्फ 10,000 रुपीज़ आया है, कितना कम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच नेशन वॉज द टॉप मिलिट्री स्पेंडर इन 2019? अब नीचे दिए गए में से कौन सा देश टॉप में था मिलिट्री स्पेंडिंग पे? अपने सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किसने किया 2019 में? हमारे पास ऑप्शन ए है चाइना, बी है इंडिया, सी है US और डी है रशिया। तो आप जानिए सही आंसर होगा, यहाँ पे मैंने आपको देखिए बिल्कुल ही पूरा डेटा ही दे दिया है। आप देखिए नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो सही आंसर सी होगा US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका टोटल अपनी मिलिट्री पे खर्चा 732 बिलियन US डॉलर था। दूसरे नंबर पे बिल्कुल ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, इसका 261 बिलियन डॉलर था। इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे अपने सेना पे खर्च करने वाला देश था 2019 में 71.1। वर्ल्ड में टोटल देखिए 1917 बिलियन डॉलर का खर्च होता है मिलिट्री पे। इसमें इंडिया कहते हैं, इंडिया कहीं भी पीछे नहीं है, मतलब तीसरे नंबर पे है। ऐसा इंडिया क्यों इतना खर्चा करता है? क्योंकि दो बिल्कुल ही हॉस्टाइल नेशंस जो हैं, एक तरफ पाकिस्तान हो गया हमारे वेस्ट में और दूसरी तरफ ऊपर वाले हिस्से में जो है नॉर्दर्न साइड में वो हमारा चाइना हो गया। इनकी वजह से इंडिया को अपनी मिलिट्री पे इतना खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट हम जानेंगे 16th। विच नेशंस फाइनेंस मिनिस्टर अनवेल 100% स्टेट बैक बाउंस बैक लोन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस? अब देखिए कि किस देश के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने 100% स्टेट बैक बाउंस बैक लोन स्कीम फॉर स्मॉल, जितने भी छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग हैं उनके तो बिजनेस वैसे ही बैठ जाएंगे, उनको उबारने के लिए कहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा 100% बाउंस बैक लोन स्कीम कि भाई तुम परेशान मत हो, लाइक यू थ्रो द बॉल एंड द बॉल्स कम्स अगेन, वैसे ही भले ही बीमारी की वजह से आप दूर जाके गिरे हैं लेकिन फिर से इन पैसों को लीजिए, फिर से अपने जो भी स्मॉल बिजनेस हैं फिर से उसको फ्लोरिश कीजिए। तो ऐसा किस देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है? हमारे पास ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट, बी है इटली, सी है फ्रांस और डी है यूनाइटेड किंगडम। सही ऑप्शन है हमारा डी, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ऋषि सुनक। उन्होंने कहा है कि जितने भी छोटे बिजनेस वाले लोग हैं कोविड-19 की वजह से परेशान न हो, 100% लोन लीजिए और फिर से अपनी चीज़ों को रिजुवनेट करके फिर से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। 17 देखेंगे। द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन विच डे? US के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कब होने वाला है? हमारे पास ऑप्शन ए है नवंबर 3 को 2020 को इनफैक्ट, बी है नवंबर 4 को, सी है नवंबर 11 को, डी है नवंबर 12 को। आप देखिए सही आंसर होगा नवंबर 3 को ये इलेक्शन होने वाला है। जो US के अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है कि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से ये आगे पीछे हो जाए, अभी तक तो कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली शोड पार्ट्स ऑफ लद्दाख एज विच नेशंस टेरिटरी? देखिए WHO ने एक बहुत बड़ी गलती की है। किस कंट्री के मैप को, खासकर लद्दाख वाले हिस्से को, उसने किस कंट्री में दिखा दिया है? हम जानते हैं कि लद्दाख जो है ऑफ कोर्स इंडिया का ही हिस्सा है। जब इंडिया का हिस्सा है तो इंडिया में ही उसको दिखाना चाहिए, लेकिन वो WHO ने गलती से उसे किसी और देश में दिखा दिया है। हमारे पास ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में दिखा दिया है, बी चाइना में दिखा दिया है, सी पाकिस्तान में दिखा दिया है और डी नेपाल में दिखा दिया है। सही आंसर है कि बी चाइना में दिखा दिया है WHO ने इंडिया के जो लद्दाख वाले हिस्से को। आप देख सकते हैं एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है कि कुछ इस टाइप का मैप इन्होंने दिया है। इस टाइप के मैप में ये वाला हिस्सा जो है आप देख सकते हैं, ये है हमारा अक्साई चीन का हिस्सा जो मैंने घेरा है।
ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा, ये इनफैक्ट इंडिया का ही हिस्सा है, हमारे पॉलिटिकल मैप में बिल्कुल ही होता है, लेकिन ये अभी पीओके पाकिस्तान का मतलब नाजायज कब्जा है यहाँ पे। कुछ इधर के हिस्सों को भी पाकिस्तान ने इसको चाइना को बेच दिया है। तो आप जानिए कि WHO जो कि बिल्कुल ही चाइना की एजेंसी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, बट WHO अगर इंडिया के लद्दाख वाले हिस्से को चाइना में दिखाता है तो आप इससे क्या समझ सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, या हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन से प्रिंटिंग मिस्टेक आप नहीं सोच सकते। अब ये लद्दाख क्या है, अभी अभी आप जानते हैं कि जो इंडिया का स्टेट था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। 6 अगस्त 2019 को ही स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा आप देख सकते हैं यूटी ऑफ लद्दाख बना, दूसरा हिस्सा यूटी ऑफ JNK बना। तो ये ऊपर वाले हिस्से को जो कंप्लीटली ऐसे दिखना चाहिए था, तो इन्होंने बिल्कुल ही काट करके इसको चाइना में दिखा दिया है। तो ये गलती है WHO की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19th। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च जगन विद्या दिविना स्कीम? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जगन विद्या दिविना स्कीम को लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटका। सही आंसर होगा यहाँ पे बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं YS जगनमोहन रेड्डी। उन्होंने 28 अप्रैल 2020 को 4000 करोड़ रुपए का जगन विद्या दिवाना स्कीम को लॉन्च किया है। पहले से 1880 करोड़ रुपए पहले ही ड्यू थे, प्लस इन्होंने इसको भी दिया और उसके साथ 4000 करोड़ रुपीस और भी दिए। अब ये जो स्कीम है वो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने किसके लिए दिया है? जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो ITI करते हैं, ITI जो भी 10th के बाद होती है, BTech करते हैं या B फार्मेसी करते हैं, उनके फ़ी को माफ़ किया जाएगा। मतलब वो एक बार फ़ी दे देंगे, उनको रीइंबर्स कर दिया जाएगा, पैसे वापस हो जाएंगे। खासकर जो ये स्कीम है वो 100% फ़ी रीइंबर्समेंट करती है SC ST या OBC या माइनॉरिटी के लोगों का। तो ये स्कीम किसने स्टार्ट करी है? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने। सही आंसर बी, आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉमिनेटेड विच इंडियन अमेरिकन एज US एनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस एक भारतीय मूल की अमेरिकन है, उनको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट का US एम्बेसडर, US एनवॉय जो है वो घोषित किया है, नॉमिनेट किया है। हाँ, बस ऑप्शन ए है मनीषा सिंह, बी है परमिला जायपाल, सी है निक्की हैली और डी है अजीत पाई। आप जानिए कि इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सिंह जो है, मनीषा सिंह, उनको नॉमिनेट किया है अमेरिकन एनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको ये पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का US एनवॉय, US एम्बेसडर घोषित किया है। वो खासकर अभी मनीषा सिंह जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट में सर्व कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वाज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 ऑब्जर्व? तो किस दिन को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, काम पे सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान देना है, ये दिन कब, इसके लिए पूरा एक वर्ल्ड डे मनाया जाता है, वो कब मनाया गया? जानिए, यह दिन था अप्रैल 28 को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 इसको ऑब्जर्व किया गया। खासकर कोविड-19 पैंडमिक जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके आउटब्रेक से बचने के लिए वर्क प्लेस पे क्या क्या चीज़ें लोग कर सकते हैं, इसको फोकस किया गया था मेन इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेक्टर्स वॉज इंडियाज टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 2019-2020 फिजिकल ईयर?
अब इंडिया का कौन सा एक एक्सपोर्टिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट हम बोलते हैं जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश में माल भेजते हैं, तो इंडिया का कौन सा सेक्टर नंबर 1 पे था पहली बार 2019-2020 में, कि वो पहले कभी भी नंबर 1 पे नहीं रहा है, लेकिन इस बार वो आयात में नंबर 1 पे था। हमारे पास ऑप्शन ए है फार्मास्यूटिकल्स, बी केमिकल, सी एग्रीकल्चर और डी है ऑयल। आप जानिए सही आंसर होगा इंडिया की जो केमिकल एजेंसी है, खासकर केमिकल या पेट्रोकेमिकल, ये एजेंसी है वो 2019-20 में टॉप पे थी एक्सपोर्ट में, और इसका जो एक्सपोर्ट था वो 7% मतलब जो इसी पीरियड के दौरान जो पिछला साल था उसमें कम था, मतलब लगभग 2.68 लाख करोड़ का इसमें इजाफा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेशन रिसेंटली एंडेड डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स। किस कंट्री ने, जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी कंट्री ने अभी फिलहाल में ही, अगर माइनर का मतलब होता है कि दोज हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके लिए अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उनके लिए डेथ पेनल्टी वहाँ पे पहले होती थी, पहले उनको मृत्यु दंड दिया जाता था, अब नहीं दिया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन ए है यूएई, बी है कतर, सी है सऊदी अरब और डी है ओमान। आप जानिए सही आंसर है यहाँ पे सऊदी अरब, सी सऊदी अरब। ध्यान दीजिए सऊदी अरब में पहले इनको भी मृत्यु दंड दिया जाता था, अब जो है उनको मैक्सिमम 10 ईयर्स का जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में इनको कैद दिया जाएगा। हमारे कंट्री में तो ऐसा है कि अभी अभी आपने निर्भया का जो मतलब रेप हुआ था और उनकी हत्या कर दी गई थी, उसमें 4 लोगों को फांसी हुई है, एक जो है ऐसे सीधे सीधे ही बच गया क्योंकि वो जुवेनाइल था। तो हमारे इंडिया में, और वो भी सिर्फ 3 महीने की जुवेनाइल सेंटर में उसने सज़ा काटी और कन्विक्ट रहा, उसके बाद से वो छूट करके कहीं और काम करता है। तो हमारे इंडिया में चीज़ें देखिए कितनी लिबरल हैं। वहीं पे आप यहाँ सऊदी अरब में देखिए ये कितनी, इनका न्यूज़ बन गया है कि वो डेथ पेनल्टी उनको नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 10 साल की सजा ही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड। अब वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए अप्रैल 25 को, बी अप्रैल 26 को, सी अप्रैल 27 को और डी है अप्रैल 23 को। जानिए कि सबसे पहले कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो अप्रैल 26 को मनाया जाता है, बी। अब ये होता क्या है, ये खासकर जो क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है उसको इनकरेज करने के लिए ये मनाया जाता है। और ये जो डे है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा 2000 में ही ये स्टार्ट हुआ था और अभी 2020 में, मतलब ये हो सकता है 20वां हो। किसके लिए माना जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? अगर आपने कोई नया, मान लीजिए दवाई या कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ बनाई है तो उसका आप पेटेंट कराते हैं, मतलब वो आपकी बौद्धिक चीज़ है, वो आपकी बौद्धिक संपत्ति है, उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कोई कॉपी करना चाहता है या वैसा ही आपके बाद बनाता है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पेटेंट हो गया या फिर हो गया आपका कॉपीराइट हो गया, दूसरा हो गया अगर आपका ट्रेडमार्क है, अगर उसको किसी ने कॉपी कर लिया, या फिर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड में बिल्कुल ही इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ये वर्ल्ड को ये चीज़ें आगे, जो कि नया नया इनोवेशन होता है, नया क्रिएशन होता है, वर्ल्ड हमारा आगे जाता है। तो अब की बार का जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे था उसकी जो मेन थीम थी वो थी कि इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। व्हेन इज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबर्स डे ऑब्जर्व्ड। अब इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबर्स डे कब मनाया जाता है? अब जानिए कि चेरनोबिल जो है वो अभी का यूक्रेन और उस समय का, जब ये
चेरनोबिल में डिजास्टर हुआ था उस समय वो सोवियत संघ का एक हिस्सा था, तो वहाँ पे था। और वहाँ पे खासकर 26 अप्रैल 1986 को वहाँ के रिएक्टर नंबर 4 में एक ब्लास्ट हो गया था। और वो ब्लास्ट जो है इतना मैमत था कि उसकी वजह से आज भी चेरनोबिल जो है वो एक घोस्ट टाउन है। अब उसी दिन के रिमेम्बरेंस में काफ़ी लोग भी मारे गए थे। उसी दिन के रिमेम्बरेंस में हम अब जो है हर एक साल 26 तारीख को, मतलब कि 26 अप्रैल को चेरनोबिल डे मनाते हैं। अब देखिए 1986 में हुआ था और 2016 में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था कि ये चीज़ मनाई जाएगी, और अब की बार अप्रैल 26, 2020 को ये मनाया गया। मतलब ये चौथा था। 16, 17, 18, 19, 20 ये पांचवा था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन इज द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व्ड। सबसे पहले जानिए इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन हम कभी भी, जब हम या तो बड़े होते हैं या हमारे बच्चे होते हैं, तो एक तो कोई नई बीमारी आती है तो उसके लिए वैक्सीन देते हैं। एक होता है कि पहले से ही हर एक लोगों को इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। ये एक प्रकार की वैक्सीन ही होती है जो हमें हाथ में या फिर हमारे शरीर को दे दी जाती है। बहुत ही छोटे स्ट्रैंड होते हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी के। मान लीजिए पोलियो हो गया, तो पोलियो में तो हमारे यहाँ पे मतलब आजकल ओपी भी देने लगे हैं, हाँ, कि ओरल पोलियो वैक्सीन इस तरह की। या फिर कई एक दूसरी बीमारियों के केसेस में हमें जैसे बीसीजी के टीके पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्यूनाइजेशन ही होती हैं। किसी भी बीमारी का एक बहुत ही लूज और बहुत ही वीक या डेड स्टैंड हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। वो धीरे से पनपना शुरू होती है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे वाइट ब्लड सेल की वजह से वो उसको मार देती है, और हमारे शरीर में इम्यूनाइजेशन ऑलरेडी उसकी वजह से हो जाता है। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक वीक मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ मई में, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में, और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। सही आंसर होगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। और इस साल का जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 था, इसका थीम था कि वैक्सीन फॉर ऑल। नेक्स्ट हम देखेंगे 27, Which among the following space telescope celebrates 30 years of its launch on April 24, 2020? देखिए कि इस अप्रैल 24, 2020 को किसी एक स्पेस के अंदर एक टेलीस्कोप है, मतलब धरती से लॉन्च कर दिया गया है उसको हमारे स्पेस में, वो है एक टेलीस्कोप है। आज अप्रैल 24, 2020 को उसने 30 साल उसको लॉन्च किए हो चुके हैं। तो वो कौन सा स्पेस टेलीस्कोप है? हमारे पास ऑप्शन ए है स्पिट्जर, बी है एस्ट्रोस्टैट, सी है ऑडिन, डी है हबल। आप जानिए कि वो जो पर्टिकुलर टेलीस्कोप की बात हो रही है उसको 24 अप्रैल 1990 में, मतलब 30 साल पहले आज से भेजा गया था। उसका नाम है नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप, और अप्रैल 24, 2020 को ही इसका जो है एनिवर्सरी मनाया गया। हबल जो है लॉन्गेस्ट लिविंग स्पेस टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड है। इससे लंबा, ये पहला नहीं है कि पहला टेलीस्कोप वर्ल्ड में गया हो, लेकिन इससे लंबा टेलीस्कोप अभी तक नहीं है। हबल टेलीस्कोप ने पहली बार ये पता किया था कि ब्लैक होल्स जो हैं वो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में है। ब्लैक होल्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही देयर इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट, और कहते हैं कि उसके अंदर अगर कोई चीज़ गिरती है और मतलब उसके कोई भी कांटेक्ट जोन में आ जाए तो वो लगभग, जो हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत जो है या फिर मास कंजर्वेशन का सिद्धांत जो है, वो चीज़ वापस आती नहीं है। मतलब प्रकाश भी गिरे तो हमारे इस वापस यूनिवर्स में नहीं आएगी। नेक्स्ट हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2020? इस वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 का थीम क्या था? ऑप्शन ए है मलेरिया नो मोर, बी है रेडी टू बीट मलेरिया, सी है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी,
और डी है एंड मलेरिया फॉर गुड। तो आप जानिए कि अब की बार अप्रैल 25, 2020 को जैसे हर एक साल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, दिन याद रखिएगा अप्रैल 25, 2020। तो अब की बार का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 60th सेशन था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 29th। विच इंडियन सटलर हैज बीन नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ BWF's IM बैडमिंटन कैंपेन। देखिए कि किसी पर्टिकुलर इंडिया के एक बैडमिंटन प्लेयर को या सटलर को पूरे वर्ल्ड का मतलब IM बैडमिंटन कैंपेन लीड करने के लिए एम्बेसडर चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन ए है साइना नेहवाल, बी है श्रीकांत किदम्बी, सी है परुपल्ली कश्यप और डी है PB सिंधु। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर बिल्कुल है यहाँ पे, जानिए कि वर्ल्ड चैंपियन जो हमारे PB सिंधु साहब हैं उनको अप्रैल 22, 2020 को क्या एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन IM बैडमिंटन कैंपेन का एम्बेसडर चुना गया। तो क्या होगा, PB सिंधु साहब। खासकर जानिए कि ये जो कैंपेन है वो मतलब बिल्कुल ही उनके ऑनेस्ट और क्लीन पे की वजह जो ये कैंपेन है कि भाई जो भी सटलर है मतलब जो बैडमिंटन के जो भी टूर्नामेंट हैं उसमें गेम हो बिल्कुल ऑनेस्ट हो और क्लीन हो। ये अकेले नहीं हैं, PB सिंधु साहब इंडिया से वहाँ पे हैं और उसके अलावा कुछ एक और एम्बेसडर हैं। आप जानिए कि जर्मनी से हैं, उनका नाम है वालेस्का कानाब्लॉक। जो चाइना से हैं वो हैं जेंगसीवी एंड हांगू कोंग। और जो हांगकांग से हैं उनका नाम है चान हो युएन। और जो कनाडा से हैं उनका नाम है माइकल ली। तो इतने सारे लोग IM बैडमिंटन कैंपेन जो कि बिल्कुल ही एक साफ़ सुथरा गेम हो बैडमिंटन का, उसको एडवोकेसी करने के लिए ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा अप्रैल 22, 2020 को इतने सारे लोग चुने गए। हमारे इंडिया से PB सिंधु साहब को चुना गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल। अब दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जो कछुए होते हैं उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है ग्रीन सी टर्टल, बी है लॉगर हेड सी टर्टल, सी है ऑलिव रिडले सी टर्टल और डी है लेदर बैक सी टर्टल। देखिए ये वो समुद्री कछुआ है और काफ़ी बड़ा है और इसका नाम है डी लेदर बैक सी टर्टल। दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग सी टर्टल है ये न्यूज़ में क्यों है, एक तो अपने लंबाई चौड़ाई की वजह से, दूसरा इसको वल्नरेबल बताया गया है। जो हमारे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN की एक रेड लिस्ट होती है उसमें इसको वल्नरेबल बता दिया गया है और यहाँ तक कि थाईलैंड में इसको इंडेंजर्ड बताया गया है। अब जब ये बात हो गई है कि IUCN, आपने जाना IUCN क्या था, IUCN जाना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे अगर इस हमारे लेदर बैक सी टर्टल जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है उसको अगर इसने बताया है कि वल्नरेबल है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए कि उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं IUCN में। खासकर ये जितने भी हमारे वर्ल्ड में स्पीसीज हैं उन स्पीसीज कौन सी एक्सटिंक्ट हो रही है या किसको मतलब जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका शिकार ना हो, और ये सारी चीज़ें मतलब एक बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने का काम करती है और जीवों वगैरह के स्पीसीज को के बारे में ये जो IUCN है। तो उसकी जो लिस्ट है उसमें एक होती है एक्सटिंक्ट लिस्ट। एक्सटिंक्ट लिस्ट का मतलब हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर जानवर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जैसे डोडो पक्षी ख़त्म हो गए तो वो एक्सटिंक्ट लिस्ट में है। एक होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कि जंगलों में अब वो नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि कहीं दूसरे जगहों पे वो हों लेकिन नहीं दिखते हैं, उनको बोलते हैं EW मतलब ये ख़त्म ही हो चुके हैं, नाउ यू कैनॉट सेव देम एनी मोर। दूसरी लिस्ट जो होती है इसी IUCN के अंदर ही जो दूसरी कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं थ्रेटेंड, मतलब कि अगर ये जो है ये हाशिए पे हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है, एक होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड
सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान है, कुछ एक दिनों में ये हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। दूसरे नंबर पे आते हैं इंडेंजर्ड, तीसरे नंबर पे आते हैं वल्नरेबल। तो आप जानिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल को वल्नरेबल घोषित किया है किसने? हमारे IUCN ने। इसके अलावा जो थाईलैंड है, इसने कहा कि इसको कहा है कि ये इंडेंजर्ड है। और इसके अलावा इसमें आप जानिए कि लोअर रिस्क भी होता है। लोअर रिस्क में कि मान लीजिए कि कोई नियर थ्रेटेंड है, अभी तो उसके संख्या ठीक है, लेकिन कुछ एक दिनों में हो सके कि वो उसकी संख्या और घट जाए। उसके अलावा होता है कंजर्वेशन डिपेंडेंट, कि इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और लीस्ट कंसर्न, कि इनकी संख्या ठीक ठाक है, मतलब चलेंगे अभी। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है कि डेटा डेफिशिएंट, कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में कोई डेटा ही नहीं है, कैसे बताएं। उसके अलावा नॉट इवैल्यूएटेड, कि इसके बारे में कभी काउंट ही नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल क्या है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है लेदर बैक सी टर्टल। और IUCN के रेड लिस्ट ने इसको बताया है कि ये थ्रेटेंड स्पीसीज है, वल्नरेबल इसको घोषित किया है थ्रेटेंड में। 31 हम जानेंगे, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड। और वर्ल्ड का हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए है अप्रैल 19, बी है अप्रैल 17, सी है अप्रैल 18 और डी है अप्रैल 16। आप जानिए कि इसी अप्रैल 18 2020 को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया और हर एक साल ये मनाया जाता है। खासकर कि हमारे ये किस लिए है कि जितनी भी हमारी कल्चर है, हमारे कंट्री के अंदर ही देख लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, वैसे पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल ही अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग तरह की चीज़ें बनी होंगी। तो उसको अवेयर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाया जाता है। खासकर इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स भी नाम देते हैं अप्रैल 18 2020 को। तो सही आंसर क्या हुआ? अप्रैल 18। कब से ये मनाया जाता है? सबसे पहले ये 1983 से ये मनाया जाना शुरू हुआ था। और कौन मनाता है इसको? सबसे पहला अप्रूवल किसने दिया था? जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले 1983 में ये कहा था कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कल्चर है या फिर जितनी भी हेरिटेज है, उसको पूरी ह्यूमैनिटी के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स है, उसको एक पर्टिकुलर डे दे करके सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो डे है हमारा अप्रैल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। किसे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए नया सचिव घोषित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन ए है रवि शर्मा, बी है कपिल देव त्रिपाठी, सी है सचिन शेखावत और डी है सूर्यकांत मिश्रा। सही आंसर होगा यहाँ पे कपिल देव त्रिपाठी, बी। जानिए कि इन्हें नया सेक्रेटरी चुना गया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का। इनका अपॉइंटमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अप्रैल 20 को इनका अपॉइंटमेंट किया है, 20 अप्रैल 20 को। 33 देखेंगे, व्हेन इज द नेशनल सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व। सिविल सर्विसेज डे का मतलब आप जानते हैं, सिविल सर्विसेज तो बिल्कुल यहाँ पे आप जितने भी सिविल सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो ये कब मनाया जाता है? ये खासकर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको डेडिकेट किया जाता है, जिन्होंने एज अ सिटीजन और सिटीजन्स के लोगों को लाइफ को सेव करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है, उनको उनकी याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? सी, अप्रैल 21 को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। 34 जानेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अटैकिंग हेल्थ वर्कर्स एज पर द न्यू प्रपोज अमेंडमेंट टू एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987। आप देखिए कि कई जगह पे अभी कोविड-19 की वजह से जब हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, उनके साथ पुलिस वाले या फिर जो भी सैनिटेशन स्टाफ कहीं पे जा रहे थे, अभी अभी यूपी के किसी मुरादाबाद जगह में हो गया, दूसरी जगहों में उधर एमपी में ये घटना हुई। तो जब जाते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी विशेष के लोग
हो सकता है उनमें रिलीजियस ऐसा हो कि उन्हें नहीं चेक करने देना है, बीमारी को ऐसे पनपने देना है, तो उसकी वजह से इन डॉक्टर्स के ऊपर, जो भी सैनिटेशन स्टाफ्स थे उनके ऊपर काफ़ी अटैक हुए, लोगों ने पत्थर चलाया और मार मुर के उनको भगा दिया। ऐसी घटनाएं हमें बंगाल से देखने को मिली। तो इन सभी से डील करने के लिए हमारे पास एक बहुत जो है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है। तो ये जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है 1987, वो एक्चुअल में ये काफ़ी पुराना था, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम से ही ये चला आ रहा था। आप यहाँ पे 1987 मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे ही था, मतलब इनफैक्ट ये 1897 का है ये जानिए। इसमें जो सज़ा थी उस समय क्या होता था कि कभी बाबनिक प्लेग आया था और अंग्रेज़ों ने इसको लागू किया था, और उस समय जब भी अंग्रेज़ों को लगता था कि हो सकता है कि किसी घर में इन्फेक्टेड हो तो उनको घर से निकाल करके घर पर जला देते थे। आज इस एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि हो सकता है कि ये बार्बरिक हो, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही ऑथराइज़ किया है, इवन सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया है। कोविड-19 के केस में देखिए इतने ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, इंडिया में धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो उस समय में अगर डॉक्टर आपके यहाँ जाते हैं, आप उनको मार के भगाते हैं, तो ऑफकोर्स आपको बहुत सीवियरली डील किया जाना चाहिए। इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है और कहा है कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो हमारा 1897 है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ये 1987 नहीं होगा, ये क्या होगा, 1897 होगा। तो उसमें जो चेंजेस किए हैं वो कहा है कि जो भी पहले 6 महीने की जेल होती थी उसको अब चेंज करके 7 साल की जेल कर दी जाएगी। पहले इसमें सिर्फ 6 महीने की जेल का प्रावधान था, अभी इसको 7 साल की जेल कर दी जाएगी। हम क्वेश्चन नंबर 35 देखें। व्हेन वाज द नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड? पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए है अप्रैल 24, बी है अप्रैल 23, सी है अप्रैल 22, डी है अप्रैल 21। आप जानिए कि नेशनल पंचायती राज डे जो है 2020 का, उसको अप्रैल 24, 2020 को मनाया गया। और ये जब 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1993 में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आप जानिए 243 और पार्ट 9 को इंसर्ट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? 73rd। उसके द्वारा कि ये कहा गया था कि एक पंचायत राज होना चाहिए, बिल्कुल ही फुल प्रूफ। उसके पहले भी होता था, लेकिन वो मतलब बिल्कुल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान कम था, तो बाद में इसको अच्छी तरह से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा और आर्टिकल 243 जोड़ करके और पार्ट 9 जोड़ करके इसको बिल्कुल ही बना दिया गया है कि हमारे देश में एक पंचायती राज होना चाहिए। और डेट क्या है? अप्रैल 24, 2020। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम जानेंगे द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम ऑन अप्रैल 24, 2020। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी जी ने अप्रैल 24, 2020 को कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? अप्रैल 24 की मैं बात कर रहा हूं। ऑप्शन ए है स्वामित्व स्कीम, बी है समस्या स्कीम, सी है पंचायती राज और डी है सहयोग स्कीम। जानिए कि अप्रैल 24, 2020 को मोदी साहब ने स्वामित्व स्कीम स्टार्ट किया है। स्वामित्व स्कीम ए। अब इस स्वामित्व स्कीम में उन्होंने क्या किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जितने भी ग्राम पंचायत के सरपंच थे उनसे बातें की। इसमें होगा क्या कि एक बिल्कुल ही जितना भी, अगर आपके पास लैंड है, अगर आप गांव से रहने वाले हैं, या फिर जो भी प्लान ऑफ डेवलपमेंट है या जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो बिल्कुल ही आपको सिंगल पोर्टल पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये पूरे कंट्री में आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये यूपी में, एमपी में, हरियाणा में, यूके मतलब उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में सबसे पहली बार अप्रैल 24, 2020 को लॉन्च किया है गाँवों के लिए, कि जितने भी आपके ज़मीन के रिकॉर्ड हैं, डेवलपमेंट प्लान है, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। उसको लेकर के जब आप बैंक जाते हैं तो बिल्कुल ही आपको लोन उस पर मिल सकता है। तो इसके लिए एक सिंगल पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है स्वामित्व स्कीम।
37 देखें हैं, द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड ए हाई लेवल टास्क फोर्स टू इनेबल कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही हाई लेवल की टास्क फोर्स हमारे जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज 19 से लड़ने के लिए एक वैक्सीन का विकास करने के लिए एक बनाई है हाई लेवल टास्क फोर्स। अब उसके जो चेयरमैन होंगे, को चेयरमैन होंगे इस टास्क फोर्स के, वो कौन होंगे? हमारे पास ऑप्शन ए है ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री, बी है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, सी है प्राइम मिनिस्टर और डी है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। जानिए कि गवर्नमेंट ने जो ये कोविड-19 से लड़ने के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें कि वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए जो चेयरमैन होंगे वो एक नंबर पे तो होगा हमारा नीति आयोग, राइट। अब नीति आयोग जो है ये यूजुअली प्लानिंग के लिए है, अब इसका डेवलपमेंट कौन कर सकता है? तो वो बिल्कुल ही सही है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है वो इसमें है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। 38 चलते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू जियो टैग कम्युनिटी किचन। अब भारत के का कौन सा राज्य पूरे देश में पहला राज्य बन गया है जिसने जितने भी कम्युनिटी किचन्स हैं उनको जियो टैग कर दिया है? जियो टैग्स बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो आंसर देने से पहले आप जानिए कि अप्रैल 19 2020 को जियो टैग कम्युनिटी किचन को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च कर दिया। अब ये लॉन्च करने का मतलब क्या हुआ, लेकिन इससे पहले आप जानिए कि 7,368 कम्युनिटी किचन जो है और लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के ये जियो टैग किए गए हैं। और ये किचन कैसे हैं? इन 7,368 किचन में लगभग 12 लाख फूड पैकेट्स प्रतिदिन बनते हैं। इनको जियो टैग करने का मतलब क्या है? अगर आजकल आप जानते हैं कि स्मार्टफोन सबके पास है, जब आप स्मार्टफोन लीजिए और कहीं ऐसी जगह पे आप फंस गए हैं जहाँ पे आपको रहने की जगह नहीं है या फिर खाना खाने की जगह नहीं है, तो आप बिल्कुल ही आप उस अपने स्मार्टफोन को खोलिए और अगल बगल जिस भी लोकेशन में आप हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट के पास है तो वहाँ पे आपके मैप पे ही दिखाएगा कि कम्युनिटी किचन कहाँ पे है या फिर कम्युनिटी शेल्टर कहाँ पे है। आप बिल्कुल जाके वहाँ पे आराम कर सकते हैं और वहाँ से खाना खा सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का इस खासकर कोविड-19 के टाइम में बहुत ही अच्छा काम है। इसमें सरकार की मदद कौन कर रहा है? सरकार की मदद यहाँ पे गूगल कर रही है। तो जियो टैग, क्योंकि सारे इन जगहों को, इन सारे लोकेशन को जहाँ पे कम्युनिटी किचन है उनको मैप पे मार्क कर दिया गया है। 39 देखते हैं। रिसर्चर्स यूज्ड विच अमंग द फॉलोइंग टू डेवलप एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट। ध्यान दीजिए 39 था कि रिसर्चर्स ने नीचे दिए गए में से कौन से का यूज करके एक बहुत ही कम दाम का इलेक्ट्रो कैटलिस्ट डेवलप करने का प्लान बनाया है। हमारे पास ऑप्शन ए है फ्रॉग सलाइवा, बी है फिश गिल्स, सी है रैट ड्रॉपिंग्स और डी है काउ डंग। देखिए यहाँ पे लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट की बात हो रही है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रो कैटलिस्ट होते क्या है। इलेक्ट्रो कैटलिस्ट जो है यूजुअली इनका यूज एक तरह से ये कैटलिस्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में यूज में आते हैं, और वो जब भी इन इलेक्ट्रो कैटलिस्ट को उसमें डाला जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो उस पूरे प्रोसेस में कंज्यूम तो नहीं होते, लेकिन जो भी रिएक्शन की रेट है, रेट को ये बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रो कैटलिस्ट। तो अब कुछ साइंटिस्ट ने ये बात स्टार्ट की है कि अगर ऑप्शन ए, मतलब कि अगर मेढक के लार को मिला दिया जाए तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, या फिर मछली के जो गिल्स होते हैं, गलफड़े, उनको मिलाने से, या फिर रैट की ड्रॉपिंग्स, मतलब कि रैट का जो मल होता है, जो चूहों का मल होता है, उसको मिलाने से, या काऊ का या गाय का गोबर मिलाने से। सही आंसर है यहाँ पे कि मोहाली इंस्टीट्यूट में जो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के INST के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी मतलब जो भी उनका
प्रयोग रहा है उसमें उन्होंने ये पाया है कि अगर फिश के गिल्स को, मतलब कि मछलियों के गलफड़ों को मिलाया जाए तो एक बहुत ही कम दाम का और इको फ्रेंडली और एनर्जी कंजर्व करने वाला, जिससे कि फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल या मेटल एयर बैटरी बने, इस तरह का एक बहुत ही लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाया जा सकता है। तो सही आंसर हमारा होगा बी, फिश गिल्स। नेक्स्ट हम जानेंगे, फेसबुक हैज लॉन्च थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग इन विच नेशन। अब देखिए कि फेसबुक ने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी थर्ड पार्टी के साथ मिल करके फैक्ट चेकिंग के लिए एक पैक्ट बनाया है या इस चीज़ को लॉन्च किया है। वो कौन सी कंट्री है? ऑप्शन ए है इंडिया, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान, डी है श्रीलंका। देखिए फेसबुक ये फैक्ट चेकिंग ऐप या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के क्यों बनाएगी? सबसे पहले आज भी सोशल मीडिया पे देखिए कई बार होता है कि र्यूमर फैला दिए जाते हैं उल्टी सीधे, और यूजुअली जगहों पे दंगे हो जाते हैं। दंगे ना हो तो डिसहार्मोनियस चीज़ें होती हैं, लोगों का आपस में मनमुटाव हो जाता है, और यूजुअली ये सोशल मीडिया पे हो सकता है कि बिल्कुल ही गलत बात की वजह से हो। ये सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, लेकिन बांग्लादेश में फेसबुक ने वहाँ की एक थर्ड पार्टी जो है बूम फैक्ट चेक, उसके साथ मिलकर के जो भी आप फोटो और वीडियो डालेंगे पहले उसको बूम फैक्ट चेक है वो चेक करेगा, उसके बाद से जो है वो चीज़ें अप्रूव होंगी। इस तरह से बांग्लादेश में जो भी फेक न्यूज़ है वो ना फैले, इसके लिए अप्रैल 19 2020 को फेसबुक ने बूम फैक्ट चेक के साथ मिलकर के एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग जो है लॉन्च किया है। कहाँ पे? बी, बांग्लादेश में। नेक्स्ट हम जानेंगे द लार्जेस्ट नंबर नेस्ट ऑफ रेयर लेदर बैक सी टर्टल। अभी अभी हमने जाना था कि रेयर लेदर बैक सी टर्टल जो होते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े सी टर्टल्स होते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी जो है, सबसे ज़्यादा संख्या में जो इनके घोंसले हैं जहाँ पे ये पाए जाते हों, वो कहाँ पे मिले हैं? पिछले 20 सालों के दौरान किसी एक जगह पे मिले हैं घोंसले बहुत ज़्यादा संख्या में। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है थाईलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है न्यूजीलैंड। सही आंसर आप जानिए कि बी, थाईलैंड सही आंसर है। थाईलैंड में ही लगभग 11 टर्टल नेस्ट मिले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि वहाँ पे इनको बिल्कुल ही इंडेंजर्ड माना जाता है। और आपने जाना था कि IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में हैं, और 20 सालों में 11 टर्टल का जितना नेस्ट मिला है उतना नेस्ट जो है नहीं पाया गया। ये जो टर्टल होते हैं ये समुद्र के सबसे बड़े टर्टल हैं, और अपने अंडों को यूजुअली ये क्वाइट एंड डार्क एरियाज में ही जाके देते हैं। 42 देखिए, हु वांट टू सेंड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट टू चाइना टू प्रूव कोरोना वायरस आउटब्रेक। अब देखिए कौन सी एक कंट्री है या फिर कौन वो व्यक्ति है जो कि चाइना में एक एक्सपर्ट की टीम भेजना चाहता है, जो कि जा करके वहाँ पे इस बात का जांच करेगी कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक कैसे हुआ था। तो ये बिल्कुल ही न्यूज़ में ही है। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कौन ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है US प्रेसिडेंट, बी है UN सेक्रेटरी जनरल, सी है WHO डायरेक्टर जनरल और डी है जापान के PM। तो ये बिल्कुल ही आप सही समझ रहे हैं, ये हैं US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनका कहना है कि वो कोविड-19 को कहते हैं कि वुहान वायरस है। बिल्कुल वुहान से ही स्टार्ट हुआ था, तो वुहान वायरस आप बिल्कुल ही उसको कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी वायरस का हम नाम अगर मर्स कॉव लिख सकते हैं हम, MERS मतलब कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी, तो वुहान वायरस करने में कोई खामियाजा नहीं है। तो ट्रंप का कहना है कि ये चाइना की गलतियों की वजह से, या चाइना हो सकता है किसी तरह की टेस्टिंग कर रहा होगा, इसलिए वो वहाँ से फैला है। और कोविड-19 के फैलने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे पूरे वर्ल्ड में लगभग 1,65,000 लोग ग्लोबली मारे जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 41,000 तो अमेरिकन हैं। इसलिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि वो अपनी एक्सपर्ट की टीम भेजेंगे जो कि चाइना में जाकर जांच करेगी कि ये वायरस फैला कैसे है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अनाउंस्ड अ मोरेटोरियम ऑफ हाउ मेनी मंथ्स फॉर लोन पेमेंट। जितने भी सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उन्होंने लोन्स पे, अगर आपने लोन ले रखा है तो सबसे पहले जो हमारे RBI ने इस कोविड-19 से उबरने के लिए
जो बेल आउट दिया था हमारे इकोनॉमी को, उसमें कई सारे मेजर्स थे। उसमें से एक मेजर ये भी था कि जो भी पब्लिक सेक्टर, जो भी सरकारी बैंक है, अगर वहाँ से आपका लोन है तो लोन पे मोरेटरियम मिलेगा, मतलब कि 2-3 महीने के लिए फ्रीज हो जाएगा लोन। उस बीच में सिर्फ आपको इंटरेस्ट चार्जेस देने पड़ेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या कुछ भी दूसरा चीज़ नहीं देना पड़ेगा, जीएसटी देनी पड़ेगी। और जो आपका लोन अमाउंट है और प्लस इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट और जो भी आपका मेन मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो चीज़ें आप 3 महीने के बाद दीजिए। तो कितने महीने के लिए दिया था, बिल्कुल ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ये 3 महीने के लिए था। ये 1 मार्च से लेकर के और 31 मई तक था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? हमारे पास ऑप्शन ए है दीपिका पादुकोण, बी है आलिया भट्ट, सी है विराट कोहली और डी है विश्वनाथन आनंद। बिल्कुल सही आंसर है डी, विश्वनाथन आनंद। जानते हैं आप कि वो लगभग 5 बार वर्ल्ड चेस के चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद साहब, और इनको ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का इंडिया एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए नया एम्बेसडर चुना गया है। और वो क्या करेंगे कि ही विल सपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो भी वाइल्ड लाइफ, जो भी जंगली जीव जंतु हैं उनका कंजर्वेशन के लिए बात करेंगे, और बच्चों को पूरे कंट्री में ये एजुकेट करेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं। 45 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन अप्रैल 14, 1891। अब नीचे दिए गए में से किस व्यक्ति का जन्म अप्रैल 14, 1891 को हुआ था? अगर आप बीच में इस पूरे अप्रैल के दौरान न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, वैसे मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है आर अंबेडकर, BR अंबेडकर। सही आंसर होगा हमारा डी, BR अंबेडकर। उनका जन्म अप्रैल 14, 1891 को हुआ था, और वो खुद ही दलित जाति के थे, और उन्होंने दलितों के लिए जो उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है या इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चलाया। और इनका जो है अंबेडकर जयंती जो है वो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन, और वो है अप्रैल 14, 1891। हर एक साल अप्रैल 14 को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 46 देखेंगे। व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जालियांवाला बाग में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, अंग्रेजों के टाइम की घटना है, वो ये कब हुई थी? ऑप्शन ए है अप्रैल 13, 1919, बी है अप्रैल 11, 1919, सी है अप्रैल 12, 1919 और डी है अप्रैल 12, 1920। बिल्कुल ही अप्रैल 1919 की घटना है, 1919 की, और ये हुआ था अप्रैल 13 को। आप जानते हैं कि 1919 में एक मॉन्टे चैम्सफोर्ड सुधार आया था, और ख़ासकर जो भी उस समय जो एक्ट था उसमें एक रॉलेट एक्ट आया था। उस रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोग जो है वो जगह जगह पे अपनी बातों को उठा रहे थे। उस समय एक सप्रू ब्रदर्स थे, वो उनको गिरफ्तार कर लिया लोगों ने। उनको उन्हीं के लिए पंजाब के जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों की संख्या में, कई हज़ार लोग थे, वो इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के उस पर मीटिंग चल रही थी। उसी समय जो डायर था, जनरल डायर, वो ब्रिटिश ट्रूप्स को लेकर के जाके वहाँ पे खड़ा हो गया, और मेन जो गेट था उस पार्क से निकलने का, जालियांवाला बाग से निकलने का, उसी गेट पे पूरी सेना लग गई और एक एक करके सबको गोली मार दी गई। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अप्रैल 13, 1919 को ये हुआ था। 47 हम देखते हैं। विच ऐप हैज बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप इन जस्ट 13 डेज। कौन सा ऐप 13 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप हो चुका है? ऑप्शन ए है जूम, बी है बिग बास्केट, सी है सहयोग और डी है आरोग्य सेतु। बिल्कुल ही अगर आप इंडियन हैं
और स्मार्टफोन रखते हैं तो इस कोविड-19 के टाइम में आपको चाहिए कि आप भी अपने मोबाइल में इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और अपने ब्लूटूथ को हमेशा ही ऑन रखें। उससे होगा क्या कि जब भी आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं और जब भी ऐसे किसी भी कोविड-19 के पेशेंट के पास जाते हैं तो आपका मोबाइल पहले ही इसका इंडिकेशन देता है कि जो भी पेशेंट है वो आपसे कितनी दूर पे है, अगर उसने भी अपना सेल्फ असेसमेंट ले रखा है तो। और यही आरोग्य सेतु ऐप सिर्फ 13 दिनों के अंदर लगभग 50 मिलियन यूजर्स ने इसको डाउनलोड किया, लगभग 5 करोड़ लोगों ने। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप सिर्फ 13 दिन में ये हो चुका है। नेक्स्ट है 48, गवर्नमेंट्स पैन इंडिया एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग पोर्टल ई-नाम completed how many years of implementation on अप्रैल 14, 2020। देखिए, भारत सरकार का एक पूरे मतलब भारत के लिए एक एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग पोर्टल है ई-नाम करके, और यह जो है कितने साल हो गए इसको इम्प्लीमेंट किए हुए। अप्रैल 14, 2020 को कितने साल हो गए? तो साधारण सी बात है, अप्रैल 14, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही ये अप्रैल 14 को ही लॉन्च हुआ होगा। आपको बताना है कितने साल हो चुके हैं। जानिए, ये अप्रैल 14 ई-नाम की मैं बात कर रहा हूं। अप्रैल 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था और अभी कितना है, 2020 चल रहा है। तो बिल्कुल ही मतलब कि 16 में तो एक मनाया गया था और 16, 17, 18, 19, 20 मतलब कि इसको टोटल कितने साल हो चुके हैं। अगर 16 से ये स्टार्ट हुआ तो अगले साल मतलब कि टोटल 4 साल ये हो चुके हैं। यहाँ से 20 में से ये माइनस कीजिए, 4 ईयर्स से ये है। अब मैं आपको बता दिया 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि ई-नाम है क्या। ई-नाम जो है, ई-नाम के तहत अगर कोई भी किसान है और उसके पास अगर कोई भी प्रोड्यूस है तो उसको अपने सामान को लेकर के मंडी में नहीं जाना है। उसके लिए गवर्नमेंट की ऑथोराइज इस टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पे वो अपने एक तो प्रोड्यूस को रख सकता है, जो भी उसकी कोऑपरेटिव है वहाँ पे रख सकता है, और उस कोऑपरेटिव के माध्यम से ही एक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल है ई-नाम, वहाँ पे बिल्कुल ही फेयर प्राइस के द्वारा उसके माल को लेने के लिए वहाँ पे लोग आ जाएंगे और उसका माल वहीं से जो भी ट्रेडर्स हैं उनको बिक जाएगा। तो इसके लिए उसको सामान को लेकर के मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो भी ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बच जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं 49, IMF हैज़ प्रिडिक्टेड हाउ मच ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2020। अब देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, उसने इंडिया के 2020 के लिए 2020 में इंडिया को क्या कहा है कि कितनी ग्रोथ होगी। ऑप्शन ए है 2.3%, बी है 1.9%, सी है 3.3% और डी है 1.1%। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आप जानिए कि कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है इसके चंगुल में आ गया है। हर एक जगह पे, मैं इंडिया में फिर भी हम ठीक हैं, बहुत बुरा हाल है। उसी को ध्यान में रखते हुए लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्लस जो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक RBI है ऐसे मेजर्स ले रही है जिससे कि इसकी वजह से जो भी इकोनॉमिक हिट है वो हमें बहुत ही कम लगे, हमें धक्का बहुत कम लगे। उसको ध्यान में रखते हुए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। अब जानिए कि जनवरी 2020 में भारत का जो ग्रोथ रेट था वो 5.8% था। कोविड-19 की वजह से जैसे ही पूरा साल ये ख़त्म होगा, हर एक जगह की आप पाएंगे कि जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव जाएगी, राइट। लेकिन सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसे हैं, एक चाइना और इंडिया, जिनका IMF का डेटा कहता है कि ये पॉजिटिव रहेंगे और इंडिया का ग्रोथ रेट 1.9% हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये गिरेगा, लेकिन एटलीस्ट वी शुड बी हैप्पी कि ये नेगेटिव नहीं जाएगा। 50 देखते हैं। RBI हैज रिड्यूस्ड रिवर्स रेपो रेट बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट। देखिए, ऑप्शन ए है 10 बेसिस पॉइंट, बी है 25 बेसिस पॉइंट, सी है 15 बेसिस पॉइंट, डी है 20 बेसिस पॉइंट। ये दूसरे वाली घटना की बात हो रही है। देखिए कि
कोविड-19 की वजह से हमारे सेंट्रल बैंक ने 2 बार इस तरह के मेजर्स लिए कि लोगों के हाथ पे लिक्विडिटी पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले एक जो मार्च का जो लास्ट वाला ये था, लगभग 30 मार्च के करीब में आरबीआई ने सबसे पहले इस बात को लाया था, 30 मार्च के करीब में ही, मतलब 20 से 30 के बीच में। तो उस समय इसने लाया था कि उसने सबसे पहले क्या किया था, एक तो हमारा रेपो रेट जो है उसको आरबीआई ने उस समय कम किया था। रेपो रेट कम करने की वजह से क्या होगा, रेपो रेट क्या होता है, जो भी बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, जब वो लोन लेते हैं तो रेपो रेट जैसे ही आरबीआई कम करता है तो बैंकों को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो बैंकों को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, मतलब बैंकों को मुनाफा होगा। आरबीआई ये किस लिए करना चाहती थी कि पैसे जो हैं लोगों के पास पहुंचे। हो सकता है कि बैंक जो हैं अब चोरी करने लगते, 2 जगहों पे पैसे रख सकते थे। पैसे या तो वो अपनी तिजोरी में रख लेते, तिजोरी में रखते, या फिर तो तिजोरी में रखने को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका जो MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो, या फिर जो उनका कैश रिजर्व रेशियो है, MSF ना समझिए आप, CRR समझिए, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो हो सकता है कि वो अपने पास बढ़ा के रखते। तो उस समय आरबीआई ने क्या किया कि उसको भी घटा दिया, इसको भी माइनस कर दिया कि वो अपने पास ज़्यादा कैश नहीं रख सकते थे। फिर दूसरा क्या हो सकता था कि वो पैसा जो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है उसको लेकर के आरबीआई तक पहुंच जाते, बोलते कि ठीक है आप ये पैसा मुझसे रख लो, ये हमारे पास एक्सेस कैश है और उसके बदले हमें पैसे दे देना। जो पैसे वहाँ पे मिलते बैंक्स को एज अ इंटरेस्ट, उसको हम बोलते थे CRR। तो उस समय वो मुनाफा कमा सकते थे, तो इसलिए उस समय CRR को भी घटा दिया था, तीनों को घटा दिया ताकि लोगों तक लिक्विडिटी पैसे पहुंचे। फिर भी आरबीआई ने पाया कि इस बीच उसके रेपो रेट घटाने, CRR घटाने और ये चीज़ों को घटाने की वजह से फिर भी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आ रही थी। 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने फिर से जो है रिवर्स रेट को घटा दिया, जो 4% था उसको घटा करके 25 बेसिस पॉइंट घटाया और कितना कर दिया, लगभग 3.75% कर दिया। तो सही आंसर क्या होगा, 25 बेसिस पॉइंट। लेकिन ये घटाने से क्या हुआ, आरबीआई ने अब की बार रेपो रेट नहीं घटाया और ना ही MCF को घटाया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को नहीं घटाया। मतलब कि पहले जितने पैसे थे उतने पैसे तो हैं, अब जो है उस पर और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है आपको नहीं देगी, आपको फ़ायदा नहीं होने देगी आरबीआई बैंक्स को, क्योंकि पाया गया लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए ये लेकर के फिर से वापस आरबीआई के पास पहुंच गया था कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है। आरबीआई अगर पैसे छोड़ती है तो वो मार्केट में लिक्विडिटी के लिए छोड़ती है। तो इसलिए आरबीआई ने अब की बार 17 अप्रैल को क्या किया कि बैंक रेट रिमेन अनचेंज्ड 4.65% तक ही छोड़ दिया, रेपो रेट को भी 4.40% तक छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारे कैश जो रिवर्स रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। मतलब कि अगर ये बैंक जा करके आरबीआई के पास पैसा देने पहुंचते हैं कि पैसा रख लो, तो और ज़्यादा कम उनको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि अब दे हैव नो मीन्स बट टू पुट द मनी इन द मार्केट, ताकि लोगों के पास पैसे आए। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट हैज बीन कैंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2। देखिए कि एक टेनिस टूर्नामेंट होता है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी ऑप्शन है विंबलडन, सी ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, डी ऑप्शन है US। वो हर एक साल होता रहा है, सिर्फ एक वर्ल्ड वॉर 2 में कैंसिल हुआ था और अब की बार कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस डिजीज 19 जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, उसकी वजह से भी ये कैंसिल हो गया है। तो कौन सा टेनिस टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अब की बार पहली बार कैंसिल हुआ है? जानिए कि इसका ये जो है ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जिसका नाम हम कहते हैं विंबलडन, सबसे पुराना है और कोविड-19 की वजह से एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में ये कम हुआ था, मतलब, और उसके बाद से कोविड-19 की वजह से अभी कम हुआ है, मतलब कैंसिल हो गया है। और ये होना कब था, 29 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक ये होना था, इसको कैंसिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहे हैं कई बार, मतलब यूएस ने और हमारे यहाँ इंडिया में भी कई सारे लोगों ने और इवन ऑस्ट्रेलिया ने और हमारे इटली ने, कई लोगों ने इनके ऊपर दोष लगाया है कि ये इस कोविड-19 को लेकर के चाइना का पक्ष ले रहे हैं। देखिए कि इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है डॉक्टर टेड्रोस अदनम गिब्रियसस, बी है क्रिस्टलिना जोर्जीवा, सी है डेविड मालपास, डी है उर्सुला वॉन डर लेयन। सही ऑप्शन ए है, ये डॉक्टर टेड्रोस अदनम गिब्रियसस हैं। ये डायरेक्टर जनरल हैं WHO के और ये इथियोपिया के हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और खासकर मलेरिया के रिसर्च के लिए इनको पूरे इंटरनेशनली जाना जाता है और 2017 से ही ये WHO में हैं, उसके डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। विच नेशन हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ हार्पून मिसाइल्स एंड टॉर्पिडोज टू इंडिया? किस कंट्री ने अपने हार्पून मिसाइल और हार्पून टॉर्पिडो की को इंडिया को बेचने के लिए कौन सी कंट्री राजी हो गई है? ध्यान दीजिए, टॉर्पिडो जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनकी बात हो रही है और उसके बाद हार्पून नाम के मिसाइल की बात हो रही है। तो कौन सी कंट्री इसको बेच रही है इंडिया को? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है यूएस, सी है जर्मनी और डी है रशिया। हार्पून का अगर मैं नाम बोलूं तो ये यूएस बेच रही है इंडिया को और एग्री हो गई है अप्रैल 13 2020 13 अप्रैल 2020 को जो यूनाइटेड स्टेट है उसने अप्रूव कर दिया कि हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और टॉर्पिडो इंडिया को वो बेचेगा। ये जो लाइट वेट टॉर्पिडो हैं और एंटी शिप मिसाइल हैं, खासकर जो शिप को मारने के लिए है, ये लगभग 155 US मिलियन डॉलर में इंडिया को ये बेचेंगे और इनको P-81 खासकर P-8I है, ये एयरक्राफ्ट से इनको लॉन्च किया जा सकता है। ये नेवी का एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही इस नेवी के एयरक्राफ्ट का यहाँ पे दे दिया है, नेवी का एयरक्राफ्ट है। लेकिन और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विंग्स के पास जो स्टेशंस लग रहे हैं, यहाँ पे इस हार्पून मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है और हवा के द्वारा ही जब ये सर्विलांस करेंगे, कहीं समुद्र के ऊपर इनके अंदर रडार होगा, उसके द्वारा इनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कोई शिप है, काफ़ी दूर से ही उसको मारा जा सकता है इस हार्पून मिसाइल के द्वारा। P-81 एयरक्राफ्ट, P-81 का मतलब है ये लगभग P-8A मतलब पोसाइडन एयरक्राफ्ट है। पोसाइडन जो है ये यूएस का ही है और इसमें मिसाइल जो लग रही है हार्पून, ये भी यूएस की है। आप देख सकते हैं ये P-81 एयरक्राफ्ट है और ये हार्पून मिसाइल है, हार्पून ही है ये। क्वेश्चन नंबर 50। टाइटैनिक सैंक इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन ऑन विच डे? ध्यान दीजिए कि RMS टाइटैनिक की बात हो रही है। बहुत ही फेमस मूवी है एक टाइटैनिक। आपको पता है कि ये टाइटैनिक मूवी में एक बहुत बड़ा जहाज होता है, उस समय का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था और वो उस समय डूब गया था। डूबा कहाँ था? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ है? ये एक साइड में यूरोप और नीचे में अफ्रीका और दूसरे साइड में जो है हमारा सदर्न अमेरिका और नदर्न अमेरिका। तो इन के बीच में ही अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का मतलब यूरोप और हमारे एक साइड में यहाँ पे यूरोप हो गया, बीच में ये एस टाइप का है और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। मतलब यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका में ये कनाडा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ से तो इसी बीच में ये जहाज डूब गया था। ये जहाज कब डूबा था? ध्यान दीजिए, ये वास्तव में सिर्फ मूवी में वो जहाज नहीं था, वास्तव में ये जहाज था और ये जहाज अप्रैल 15, 1912 को लगभग 2000 पैसेंजर्स को लेकर के और क्रू को लेकर के चला था। ब्रिटिश ओशन लाइनर था, इंग्लैंड का जहाज था, टाइटैनिक नाम था इसका, RMS टाइटैनिक। और उसके बाद से नॉर्थर्न जो है अटलांटिक ओशन, वहाँ पे पहुँचने के बाद से
लगभग न्यू फाउंडलैंड कनाडा वाला हिस्सा है, उसके साउथ लगभग 400 मील दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया, उसके नीचे छेद हो गया और लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर ये पूरा जहाज़ डूब गया। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी मूवी भी बनी है, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2020 ऑब्जर्व? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2020 ऑब्जर्व मतलब सबसे पहले ह्यूमन जो है स्पेस में कब गए थे, इसके लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और अब की बार वो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2020 मनाया गया था। ये कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है अप्रैल 11 को, बी है अप्रैल 12 को, सी है अप्रैल 13 को, डी है अप्रैल 10 को। आप जानिए कि अप्रैल 12 2020 को यह इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2020 मनाया गया था। किसके लिए? आप इसी दिन को 1961 में यूरी गैगारिन, एक रशियन कॉस्मोनॉट थे, वो फर्स्ट टाइम ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इन स्पेस। पहले ह्यूमन थे जो कि स्पेस में पहुंचे थे और उसी की याद में हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2020 और इसका इंटरनेशनल डे हर एक साल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इशूड एन एडवाइजरी कॉलिंग विच अमंग द फॉलोइंग एप्स एज अनसेफ? देखिए, हमारे गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी दी है, एक लेटर दिया जिसमें कहा कि एक ऐप जो है बहुत ही अनसेफ है, तो हमारे लोगों को नहीं डाउनलोड करना चाहिए वो ऐप। कई सारे लोग इसको टिकटॉक समझ रहेंगे, लेकिन वो तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ए है जूम, बी है टीम व्यूअर, सी है स्काइपी और डी है हाउस पार्टी। जानिए, ये रहा जूम का ऐप। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर अगर iOS या फिर एप्पल वगैरह रखते हैं, कहीं से भी डाउनलोड करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ही इसको मत डाउनलोड कीजिए। यह एक वीडियो कम्युनिकेशन जिसमें पार्टी टू पार्टी जो है बातें होती है, जैसे व्हाट्सएप पे आजकल लोग वीडियो कॉल करते हैं, वैसे टाइप की बात होती है। और एक क्लाउड बेस्ड पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म बना करके टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कम्यूटिंग या फिर डिस्टेंस एजुकेशन या सोशल रिलेशन, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जूम के द्वारा होती हैं। तो इस जूम को जो इंडिया की होम अफेयर मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय, उसने कहा कि बिल्कुल ही अनसेफ ऐप है, आपकी प्राइवेसी इस पर बिल्कुल ही अनसेफ है, इसलिए आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है हमारा जूम। नेक्स्ट हम चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल फॉर फॉरेन टूरिस्ट? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि फॉरेन टूरिस्ट जो है अगर इंडिया में कहीं पे भी स्ट्रैंडेड हो गए हैं, कहीं पे भी उनको, चूँकि हर एक जगह पे लॉकडाउन है, कहीं पे फंस गए हैं, तो उनके लिए अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके द्वारा बिल्कुल ही वो मंत्रालय से संबंध बना सकते हैं और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, फिर उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। कौन सा मिनिस्ट्री हो सकता है? फॉरेन टूरिस्ट की बात हो रही है, तो बिल्कुल ही ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होगा। टूरिस्ट है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होगा। 58 देखते हैं। व्हेन वाज द सेकंड G20 फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2020 हेल्ड? ये G20 फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग कब हुई थी? ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स की जो मीटिंग थी वो कब हुई थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर की। वैसे ही चूंकि ब्रिक्स में जो भी कंट्री थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वो सारी की सारी G20 के मेंबर हैं। तो यहाँ पे G20 में भी फाइनेंस मिनिस्टर्स की प्लस यहाँ के जितने भी सेंट्रल बैंक मतलब RBI हैं, इसके जो भी चेयरमैन्स हैं, उनकी मीटिंग जो है, RBI के गवर्नर्स जो हैं, उनकी मीटिंग एक होने वाली थी, जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं। तो ध्यान दीजिए कि G20 फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में
लगभग अप्रैल 15 को हुई थी, अप्रैल 15 2020 को हुई थी। इसको किसने उसमें हिस्सा लिया था? वो थे अपनी फिनेंस मिनिस्टर जो हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट हम जानेंगे 59. The chief executive of which two banks have been designated as officers on special duty in Punjab National Bank? अब किस दो बैंकों के जो मेन चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी पंजाब नेशनल बैंक में उनको डेसिग्नेट किया गया है या उनको रखा गया है? हमारे पास ऑप्शन ए है BOI बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा, बी है सिंडिकेट आंध्रा, सी है इलाहाबाद इंडियन बैंक और डी है OBC मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा डी, OBC एंड UBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी पंजाब नेशनल बैंक में रखा गया है। मुकेश कुमार जैन जो हैं वो OBC के, मतलब मुकेश कुमार जैन OBC के हैं, ये वहाँ के CEO हैं। और वैसे ही हम UBI की अगर बात करें तो यहाँ पे AK प्रधान हैं, ये यहाँ के CEO हैं। इन दोनों को ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी पंजाब नेशनल बैंक में बनाया गया है। 60 क्वेश्चन देंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट्स हैव बीन रीशेड्यूल्ड फॉर अगस्त 29, 2020? अब कौन सा गेम का इवेंट रीशेड्यूल कर दिया गया है अगस्त 29, 2020 तक? हाँ, बस ऑप्शन ए है IPL को, बी है फ्रेंच ओपन को, सी विंबलडन को, आपने पीछे क्वेश्चन देखा था विंबलडन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, डी है टूर डी फ्रांस को। सही ऑप्शन यहाँ पे होगा टूर डी फ्रांस को। हमारे ये अगस्त 29, 2020 को तक जो है इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, टाल दिया गया है। पहले ये जून 27 से लेकर के और जुलाई 29 तक होने वाला था, लेकिन अब जो है ये अगस्त 29 से लेकर के सितंबर 29 तक, सितंबर 30 तक होगा। अब ये टूर डी फ्रांस है क्या? टूर डी फ्रांस फ्रांस में एक साइकिल रेस होती है, लगभग 3500 किलोमीटर की ये साइकिल रेस होती है। काफ़ी लंबा है और बहुत मतलब ये काफ़ी पुराने समय से ये होते आ रही है, लगभग 1906 के आसपास से। तो ये टूर डी फ्रांस को रीशेड्यूल कर दिया गया है, लगभग 23 दिनों की होती है। हम 61 जानेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च अ न्यू वेबिनार सीरीज, व्हाट इज इट कॉल्ड? एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक न्यू वेबिनार सीरीज चलाई है, इसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वेबिनार क्या होता है? सेमिनार में लोग जाते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं। वेबिनार चूंकि कोविड-19 है, लोग जाकर के एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इसलिए वेब के थ्रू एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इसके ऊपर इसने लॉन्च किया है न्यू वेबिनार की एक सीरीज। उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है देखो अपना देश, बी पधारो आपने देश, सी देश मेरा और डी हिंदुस्तान मेरा देश। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है, ये होगा देखो अपना देश की। खासकर ये वेबिनार सीरीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अप्रैल 14, 2020 को लॉन्च की है। खासकर इस वेबिनार सीरीज में जो भी लोग हैं अपने अगल बगल के डेस्टिनेशन, कल्चर, पूरे इंडिया के बारे में वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 62 हम जानेंगे। द US स्टेट डिपार्टमेंट हैज अक्यूज्ड विच नेशन ऑफ सीक्रेटली कैरिंग आउट लो लेवल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन? अब US की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि एक कंट्री जो है काफ़ी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन कर रही है, लो लेवल पे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन कर रही है। हमारे पास तो US ये ऐसा किस देश के बारे में कह सकता है? ईरान के बारे में भी कह सकता है, नॉर्थ कोरिया के बारे में भी कह सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत पहले से नोटोरियस है ये सब काम करने में। इजराइल उसका फ्रेंड है इसलिए नहीं कह सकता। डी चाइना के बारे में कह सकता है। तो सही आंसर
होगा कौन सा? बिल्कुल ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि चाइना जो है वो लो लेवल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन कैरी आउट कर रहा है। तो और ये बात उसने कब कही है? अप्रैल 15, 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 63। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एंगेज नेशनल पोलियो सर्विलियंस नेटवर्क फॉर इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स। देखिए, इस कोविड-19 रिस्पॉन्स के बीच में ही हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने नेशनल पोलियो सर्वेलेंस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के लॉन्च किया है, और इसी बीच में वो लोग जाकर के पोलियो की दवाएं वगैरह ये सब पिलाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ मिलकर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये काम किया है? हमारे पास ऑप्शन ए है WHO, बी है यूनिसेफ, सी है UNHRC, डी है UN पीस कॉर्प्स। तो आप जानिए सही आंसर होगा ए, WHO के साथ मिलकर के हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल पोलियो सर्विलांस को लॉन्च किया है इस कोविड-19 रिस्पॉन्स के ही बीच में। इसी में जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं वो पोलियो सर्विलांस करेंगे कि कहीं पे पोलियो है तो नहीं, उसके बाद से जो भी उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या पोलियो की दवाएं हैं वो सारी चीज़ें पिलाई जाएंगी ताकि हमारे इंडिया में पोलियो को हराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, हु इज़ द टॉप रैंक्ड इंडियन बिलियनेयर ऑन द फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप बिलियनेयर्स? हमारे पास ऑप्शन ए है सुनील मित्तल, बी है मुकेश अंबानी, सी है उदय कोटक, डी है राधा कृष्ण दमानी। तो आप देखिए ये कह रहा है कि फोर्ब्स 2020 की एक लिस्ट निकली है, इसमें वर्ल्ड के जितने भी अरबपति हैं उनके बारे में है। तो इंडिया का कौन सा अरबपति इसमें नंबर 1 पे है? हमारे पास ऑप्शन ए है सुनील मित्तल, बी है मुकेश अंबानी, सी है उदय कोटक, डी है राधा कृष्ण दमानी। तो आप जानिए इसमें मुकेश अंबानी जो है फोर्ब्स की लिस्ट में लगभग 17 नंबर पे हैं, इनफैक्ट 16-17 पे हैं वो, 17 पे। और ये मुकेश अंबानी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, Which nation lifted the temporary ban imposed on the export of essential drugs hydroxychloroquine paracetamol? कौन से देश ने एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा है उसका एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, बाद में उस बैन को हटा लिया? कौन सा देश है? हमारे पास ऑप्शन ए है US, बी है जापान, सी है चाइना और डी है इंडिया। जानिए कि वो देश है हमारा बिल्कुल इंडिया ही। कोविड-19 पैंडेमिक में यूजुअली ये बात अभी बिल्कुल ही क्लियर नहीं है कि ये दवा कितनी काम कर रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ये दवा बनती है और इसका जो भी बेस मटेरियल है वो चाइना से ATP आता है। ये दवा पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉलिटिकल मेडिसिन बन चुकी है, खासकर तब जबकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से इस दवा की मांग की, और जब इंडिया उनको पता चला कि इंडिया ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है तो लगभग एक बात यह भी कह दिया कि इंडिया को वो इस चीज़ के लिए ट्रेड में रिटेलिएट करेंगे। बाद में उनके ये कहने से पहले ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड में जो कोविड-19 पैंडेमिक के हालात को देखते हुए इसके ऊपर से बैन को हटा लिया था कि अगर हमारे पास सरप्लस दवाएं हैं तो वर्ल्ड में हर एक जगह पे जानी चाहिए। तो वो कौन सा देश है? बिल्कुल ही वो देश हमारा इंडिया है। और दवाई की बात हो रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसको शेड्यूल H1 ड्रग में भी डाला गया। आप शेड्यूल H1 के बारे में भी जान लीजिए। इसमें वो दवाएं होती हैं जिसमें हाई अल्कोहल बेस होता है, और जब भी इसको दुकानदार बेचेगा तो वो आपसे किसी ऑथराइज मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जो भी स्लिप होगी उसके भी बतौर बेचेगा, और उसकी एक जेरोक्स कॉपी भी वो रखेगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिए, व्हाट आर द न्यू डेट्स फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 के नए डेट कौन से हैं? हमारे पास ऑप्शन ए है मई जून 2021, बी है जुलाई अगस्त 2021, सी है अप्रैल मई 2021 और डी है जनवरी फरवरी 2021। ध्यान दीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात हो रही है, जो कि हमारे अभी अगस्त सितंबर जो है
इसको ये होने वाला था जुलाई 23 और अगस्त 8 मतलब 2020 में ही ये होने वाला था खासकर। तो मार्च 30 2020 को जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने ये लिया कि इसको टाल दिया जाए, और अब जो ये होगा ये जुलाई अगस्त 2021 में होगा। और जो खासकर पैरालंपिक्स है जो कि विकलांग लोगों का है वो अगस्त 24 और सितंबर 5 2021 में ही होगा। ये दोनों ही होने वाले थे अभी 2020 में ही, लेकिन इसको टाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उस चीज़ों का वॉचडॉग है, देख रेख करता है। तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप जानिए कि अप्रैल 7 1948 को ये यूएस की एक एजेंसी है, हम इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी कहते हैं, और ख़ासकर इसका काम है कि जितना भी पूरे मतलब विश्व में पब्लिक हेल्थ है उसको ध्यान देना। और अप्रैल 7 को हर एक साल, इसी अप्रैल 7 1948 को जब ये ऑर्गेनाइज हुआ था, हर एक साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं। ICMR has drafted a proposal to explore which therapy to treat कोविड-19 केसेस। अब ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नया तरीका निकाला है इस कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19 से लड़ने के लिए। उस थेरेपी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा थेरेपी, बी है एक्लेटिक थेरेपी, सी है फॉरेंसिक थेरेपी और डी है जंगियान थेरेपी। जानिए, उसका नाम है ए प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो भी लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड से हम प्लाज्मा ले लेंगे, और मतलब 1 यूनिट के करीब ले लेंगे। लेने के बाद उस प्लाज्मा को, चूँकि वो ठीक हो चुके हैं इसलिए हो सकता है कि उनके शरीर में थोड़ी इस कोविड-19 के प्रति रोग प्रतिरोधकता जो है एंटीबॉडी बन गई हो, उस प्लाज्मा से जो भी अभी बीमार लोग हैं उनका इलाज किया जा सकता है। और ऐसा उसने अप्रैल 10 2020 को इस बारे में कहा था। क्या? कंडक्ट कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। 69 की बात कर रहा हूं। एज पर द लेटेस्ट अंकटैड रिपोर्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी विल गो इनटू रिसेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ विच 2 कंट्रीज। पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं कि चूंकि कोविड-19 है पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैला हुआ है, कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 2020 में डाउन नेगेटिव में जा रही है, लेकिन सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी नेगेटिव में नहीं जाएगी और बाकी सारे लोग रिसेशन में चले जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन ए है यूएस चाइना, बी है चाइना इंडिया, सी है इंडिया जापान और डी है जापान साउथ कोरिया। जानिए, सही आंसर है बी, चाइना और इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव में नहीं जाएगी और ये शायद रिसेशन से हिट न हो। तो कौन कहता है? अंकटैड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहती है। इवन ये जो IMF का भी आपने जाना था कि 1.9% वो कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है इस 2020 में रहेगी, बाकी सबकी, एक चाइना को और इंडिया को छोड़ करके वो भी कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी माइनस में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। द यूक्रेनियन अथॉरिटी रिपोर्टेड अ मेजर फायर एंड स्पाइक इन रेडिएशन लेवल इन द रेस्ट्रिक्टेड जोन नियर चेर्नोबिल। विच ईयर डिड द चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट टेक प्लेस? ध्यान दीजिए कि यूक्रेन की अथॉरिटी ने जो चेर्नोबिल वाला जो रेस्ट्रिक्टेड जोन है वहाँ पे पाया था कि रेडिएशन लेवल काफ़ी धीरे धीरे बढ़ गया है और बहुत बड़ा फायर लग गया है। अब ये जो चेर्नोबिल डिसास्टर जो हुआ था वो अप्रैल 26 1986 को हुआ था, 1986 में हुआ था। और उसी समय जो वहाँ की यूक्रेन की अथॉरिटी थी उसने मेजर फायर को रिपोर्ट किया था और उसी के लिए जो है अप्रैल 4 2020 को ये पाया गया कि एक फॉरेस्ट फायर वहाँ पे लग गई है, जो मतलब उस समय के बाद से ये पूरा चेर्नोबिल जो है वो घोस्ट टाउन बन चुका है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे फिर से फॉरेस्ट फायर लग चुकी है और पाया गया है कि वहाँ पे देखिए 86 में ब्लास्ट हुआ था
वहाँ पे नंबर 4 रिएक्टर ब्लास्ट हो गया था, अभी भी जाकर के वहाँ पे रेडिएशन लेवल बढ़ा हुआ लग रहा है। तो सही आंसर क्या है? 86 में चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था। फिर हम नेक्स्ट जानेंगे 71। हु हैज़ बिकम द डेमोक्रेटिक नॉमिनी फॉर द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2020? देखिए कि यूएस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है 2020 का नवंबर के महीने में, ऑफ कोर्स हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, तो उस समय जो यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है जो बिडेन, बी है बर्नी सैंडर, सी है एलिजाबेथ वॉरेन और डी है माइकल ब्लूमबर्ग। जानिए फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन जो है वो डेमोक्रेटिक नॉमिनी है, डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी है ये जो बिडेन। और ये जो है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो 2020 है, इसमें सीनेटर जो बर्नी सैंडर्स हैं उनको उनके बाद से अभी ये रेस में है। अप्रैल 8, 2020 को ये रेस में आ चुके हैं। बिडेन जो है रिपब्लिकन पार्टी के, अब वहाँ पे दो ही प्रोमिनेंट पार्टी हैं, या तो डेमोक्रेटिक या फिर रिपब्लिकन। रिपब्लिकन पार्टी के जो हैं वो हैं हमारे ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। NASSCOM हैज अपॉइंटेड प्रवीण राव एज न्यू चेयरमैन ऑफ द ग्रुप। प्रवीण राव इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज। अब NASSCOM ने प्रवीण राव को पूरे NASSCOM ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया है। प्रवीण राव जो हैं वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं किस कंपनी के? हमारे पास ऑप्शन ए है इन्फोसिस, बी है एसेंचर, सी है विप्रो और डी है डिलॉयट। जानिए कि NASSCOM क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। उसने अपॉइंट किया है इन्फोसिस के चेयरमैन जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीण राव को नया चेयरमैन, NASSCOM के नए चेयरमैन होंगे प्रवीण राव। हमारे पास 73 नंबर क्वेश्चन था। सिडबी हैज ऑफर्ड हाउ मच अमाउंट एज इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल टू द MSMEs मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल आइटम। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सिडबी की। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसने क्या किया? MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इस तरह के जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो एसेंशियल आइटम बना रहे हैं, खासकर इस समय में, चाहे सैनिटाइजर हो गया या मास्क हो गया, तो सिडबी ने कहा है कि इन लोगों को हम वर्किंग कैपिटल देंगे। वो कितने का कैपिटल देंगे? ऑप्शन ए है ₹1 करोड़ का, बी है 50 लाख का, सी है 5 करोड़ का, डी है 25 लाख का। सही आंसर होगा कि सिडबी जो भी ऐसी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कंपनी जो हैं, जो अभी एसेंशियल आइटम जैसे कि सैनिटाइजर या मास्क बना रही हैं, उन सबको लगभग 1 करोड़ रुपए का जो है वर्किंग कैपिटल देगी, अनुदान देगी, ताकि वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से बना सके। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। अ नोटेड इंडियन फिगर निर्मल सिंह खालसा passed away due to coronavirus on April 2nd. He had received the Padma Shri for his contribution in which field? ध्यान दीजिए कि निर्मल सिंह खालसा जो हैं, कोरोना वायरस की वजह से उनका अप्रैल 2 को निधन हो गया। उनको पद्म श्री मिला था, किस फील्ड में मिला था? ऑप्शन ए है हैंडीक्राफ्ट, बी है म्यूजिक, सी है राइटिंग, डी है सोशल वर्क। सही आंसर होगा म्यूजिक। इनको खासकर आप जानिए गुरबानी म्यूजिक में पद्म श्री मिला था। कब मिला था? 2009 में। और इनका डेथ अप्रैल 2 को हो गया कोविड-19 की वजह से। सिर्फ एक दिन डेथ के पहले ही पता चला कि ये कोविड-19 पॉजिटिव है, दूसरे दिन इनका डेथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन? इंडिया में सबसे पहला कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए, पता करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है? ऑप्शन ए है कोविड ट्रैकर, बी है आरोग्य सेतु, सी है सक्षम
और डी है विपाशा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सही आंसर है आरोग्य सेतु। आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए। ये वर्ल्ड में सिर्फ 13 दिन में इसमें 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। बिल्कुल ही इफेक्टिव है। आप अपने ब्लूटूथ को ऑन कीजिए, अपना सेल्फ असेसमेंट दीजिए। जब भी आप किसी ऐसे लोग के पास जिसने अपने सेल्फ असेस में पाया है कि वो उसको बीमारी है, बाद में उसका टेस्ट हुआ है और वो पॉजिटिव पाया गया, जब उसके पास जाएंगे तो आपका स्मार्टफोन इस ऐप के द्वारा आपको बताएगा कि आप धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज हैज बीन अप्रूव्ड द गवर्नमेंट टू इनेबल मोर पीपल टू गेट हेल्थ कवर। अब ध्यान दीजिए कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि ठीक है, आप लोगों का हेल्थ कवर के लिए स्टार्ट कीजिए, उसको अप्रूव कर दिया है। तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए है आरोग्य सेतु, बी है आरोग्य संजीवनी, सी है समाधान, डी है शक्ति। आरोग्य सेतु होगा नहीं क्योंकि आरोग्य सेतु तो ऐप है। सही आंसर है आरोग्य संजीवनी। इसको जो है हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब IRDA ऑफ इंडिया ने इसको बोला है कि ठीक है, कि गवर्नमेंट को ओके दे दिया है कि आप लगभग 18 ईयर्स से लेकर के और 65 ईयर्स तक के लोगों का इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए, और जो है उनको मतलब कोई भी इस एज के बीच में है तो इस इंश्योरेंस कवर को ले सकता है, इसका फ़ायदा उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, RBI के डिप्टी गवर्नर किसको फिर से रीअपॉइंट किया गया है? हमारे पास ऑप्शन ए है S विश्वनाथन, बी है BP कानूनगो, सी है मुंदरा और डी है R गांधी। बी बिल्कुल सही आंसर है। BP कानूनगो को दोबारा से अप्रैल 3, 2020 को, अप्रैल 3, 2020 को दोबारा से RBI का डिप्टी गवर्नर फिर से नियुक्त किया गया है। 78 देखें, व्हाट इज नासाज मिशन टू स्टडी जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स कॉल्ड। अब नासा का एक मिशन है जो कि सूरज में जो भी बड़े बड़े जो स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर स्टॉर्म, सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स आते हैं, उसको स्टडी कर लिए नासा ने एक मिशन भेजा है। उसका नाम क्या है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है स्टॉर्मी, बी है सनराइज, सी है सिंसियरिटी और डी है सॉलिडारिटी। सही आंसर होगा बी सनराइज। देखिए ये सन है और ये नासा का पूरा, आप देखेंगे कि लगभग सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स को रीड करने के लिए 6 क्यूब सेट्स हैं, इसमें 6 क्यूब सेट्स हैं, राइट। और ये बड़े मतलब इसमें रेडियो टेलीस्कोप लगे हैं और वो जाके सन को स्टडी करेंगे। अब इसको सनराइज क्यों कहते हैं? क्योंकि सनराइज का यहाँ पे फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफर्मोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, और ये नासा का मिशन है सन से जो भी सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स आते हैं उसको जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, विच फंड हैज बीन सेट अप फॉर कोविड-19 रिलीफ। कोविड-19 से राहत के लिए कौन सा फंड सेटअप किया गया है? ऑप्शन ए है PM कोविड फंड, बी है PM केयर फंड, सी है कोविड से सुरक्षा और डी है PM कोरोना वायरस। आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोगों ने इसमें अनुदान भी दिया है। जो भी सरकारी लोग हैं उनका एक एक दिन का पेमेंट भी इसमें मतलब काट करके डाल दिया गया है। यह है PM केयर फंड, जो कि खासकर कोविड-19 के रिलीफ के लिए ही हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको PM केयर फंड को स्टार्ट किया है। PM केयर का मतलब हुआ प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। खासकर ये कोविड-19 पेंडेमिक के लिए बना है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट्स हैज डिसाइडेड टू टेम्पररी सस्पेंड इमिग्रेशन अमिड कोविड-19 आउटब्रेक। किस देश के राष्ट्रपति ने अभी कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19 को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, इमिग्रेट करते हैं, उस चीज़ को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है यूनाइटेड स्टेट्स, सी है कनाडा, डी है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ही ये सही आंसर होगा बी यूनाइटेड स्टेट। ट्रंप ने कहा है कि चूंकि कोविड-19 की वजह से वहाँ पे कई सारे जॉब्स हिट होंगे, इसकी वजह से इमिग्रेशन को वो बंद करेंगे ताकि वो
वहाँ की जो भी अमेरिकन जॉब्स हैं अमेरिकन सिटीजन्स के लिए प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये थे टोटल 80 क्वेश्चंस, नो डाउट लंबा है। अब बिल्कुल ही अगले महीने में ऐसे ही पूरे मई मंथ का मैं आपको ला करके दूंगा डू यू नो करंट अफेयर्स मई 2020। एक जगह देने का मतलब ये है कि बीट्स एंड फ्रैक्शंस में आपके पास ना पहुंचे और सारी पूरे महीने भर की जो चीज़ है आपके पास एक वीडियो में पहुंच जाए, भले वो 2 घंटे लंबा क्यों ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।